Yes, so Rajvardhan has joined us finally. Mm, Rajvardhan, okay, he has connected his audio. So finally, we are ready to begin. Please tilt your phone in landscape mode so that you can view the slides more comfortably. So, okay, so Rajvardhan Rao Saab, are you ready? Hello, Yes, yes, I am Rajvardhan. ready. आवाज आ Okay, रही है? okay. Yes, yes, yes. Okay, so introducing you, all of you, to Mr. Rajyavardhan Singh Rathod, aka Rao Saab. अरे भाई. So I'll be giving a short introduction about him. He has joined 2 years AFPA's course and he failed to qualify written exam. Note this point that he failed to qualify written exam in his first attempt, but and he qualified NDA 1 2023 written exam and cleared SSB in his first attempt. He's flying fit, so he has no tension of getting merit out. So Rajivardhan, please introduce yourself to everyone present over here. तो जो ईशान ने बोला है वही मैं वही हूँ बस, और इंट्रोड्यूस करने की कोई जरूरत तो है नहीं, सभी बता दिया तूने. बंदा थोड़ा सा फनी है तो बस एकदम टू द स्ट्रेट पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है. तो ठीक है, ये सारी राज्यवर्धन के बारे में इंट्रोडक्शन थी. तो राज्यवर्धन से पहले तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे कि राज्यवर्धन ने किस तरह से अपना प्रिपरेशन की, क्या अप्रोच था डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट के लिए. तो राज्यवर्धन, आप जब एसएसबी के लिए गए तो आप नर्वस थे या नहीं, पहले तो यही बताइए. देखो भाई, पहले अटेम्प्ट में बहुत नर्वस था, दूसरे में नहीं था. अच्छा, दूसरा मतलब तुम्हारे दूसरे, साथ में दिया था. तो दूसरे में एकदम चिल होने के पीछे रीजन क्या था, कि पिछली बार नहीं हुआ था, अब की बार हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता. अरे नहीं, जब मैं पिछली बार आ गया था ना, उसके अंदर एनडीए के अंदर फर्स्ट अटेम्प्ट में रिकमेंड हो गया था. और फिर हाँ हाँ. टीएस वाला था ना, जो तुम्हारे साथ में था, जिसमें उसमें तो कोई दिक्कत थी नहीं कि पहले से रिकमेंडेड है, इसलिए चिल था. समझा? हाँ, वो तो भाई फिर चिल होना बनता है यार, जब बंदा फिट है, जा रहा है सीधा एकेडमी, तो फिर तो चिल रहेगा ही. सही है ठीक है. भाई. हाँ. तो जब आपका वो एसएसबी में देहरादून में हुआ था ना, राइट? हाँ, हाँ. हाँ, तो देहरादून वाले अटेम्प्ट में क्या नर्वसनेस होगी वहां तो. हाँ, उधर थोड़ी बहुत थी, ज्यादा नहीं थी, थोड़ी बहुत तो थी भाई, अंदर ही अंदर होती. हाँ, वो तो होती है. तो कितने बंदों की थी स्क्रीनिंग? स्क्रीनिंग थी 128 जनों की, और और उसके अंदर 64 स्क्रीनिंग हो गए थे, 64 आउट हो गए थे. अच्छा, मतलब एग्जैक्टली 50% स्क्रीनिंग रेट. हाँ, एग्जैक्टली 50%. तो जितने लोग भाई सुन रहे हो वो देख लो कि भाई स्क्रीनिंग रेट कितना बढ़िया होता है एनडीए का, बाकी एंट्रीज का इतना नहीं होता. तो अगर आपके एनडीए के अटेम्प्ट्स बचे हैं तो बिल्कुल गो फॉर इट. जरूर एसएसबी देने एनडीए जाओ, रिकमेंड होने के सबसे ज्यादा चांस है. देखो 50% यार स्क्रीनिंग रेट किसी एंट्री में नहीं होता. ठीक है. और रिकमेंड कितने हुए थे? रिकमेंड हुए थे 13. कितने? 13? हाँ, 1313. ओके, सो ये भी अच्छा रेट है. 1/5 कैंडिडेट्स रिकमेंड हो रहे हैं. नहीं, आप लेट नहीं हुए हैं, ऐसा नहीं. अगर आप में ओएलक्यूज हैं बढ़िया वाले तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है कि आप किसी भी एंट्री से जाएं, आप हो जाएंगे. पर एनडीए की एंट्री ये है, थोड़ी आसान पड़ती है. बाकी एंट्रीज में बंदे काफी तगड़े तगड़े आने लगते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है. तो ये सारी चीजें तो हो गई राजवर्धन. अब आप ये बताइए, आपने अपनी एसएसबी की प्रिपरेशन को अप्रोच कैसे किया? हेलो. हाँ. हेलो. आपने अपनी एसएसबी की प्रिपरेशन को अप्रोच कैसे किया? एसएसबी की प्रिपरेशन में स्टार्टिंग से 2 साल से साथ में साइमल्टेनियसली करता आया था, रिटर्न के साथ ही, क्योंकि आपका के अंदर था ना, फाउंडेशन बैच के अंदर. हम्म. तो उधर नटराजन सर हर संडे हमारा लेक्चर या जीडी लेते थे. तो वो जो मेन पार्ट था, जिसके अंदर खुलने की जरूरत होती है, वो तो हमारा अच्छे से हो गया था 2 साल. और फिर जब रिटर्न देने के बाद फिर हमने पूरा 14 डेज का एक कोर्स ले रखा था, जिसके अंदर पूरी प्रॉपर प्रॉपर प्रिपरेशन कर दी थी मैंने. अच्छा, मतलब 14 डेज का कोर्स. हाँ, वो आफ्पा के अंदर अवेलेबल है, 25,000 की कॉस्ट होती है, 14 डेज का कोर्स होता है. अच्छा, तो इस कोर्स में मतलब आप सिर्फ 2 हफ्ते में तैयार हो जाते हैं एसएसबी के लिए? हाँ, 2 हफ्ते के अंदर आपको पता चल जाता है कि क्या क्या एसएसबी के अंदर आपसे रिक्वायरमेंट क्या है, फिर क्या मांगते क्या है वो चीजें. आपके अंदर क्या ओएलक्यूज होती है वो बता देंगे कि आपके अंदर ये कमी है.
आप साइड के अंदर क्लियरेबल हो या हाई बॉर्डर लाइन हो, लो बॉर्डर लाइन हो, या नॉट क्लियरेबल हो, ऐसे वाले। अच्छा अच्छा। तो वैसे तो आफ्पा के रिकमेंडेशंस बहुत ज्यादा आते हैं, तो आपके हिसाब से इस कोर्स को आउट ऑफ 10 रेट करें तो कितना मिलना चाहिए? इस कोर्स को अगर कोई सही में डेडिकेटेड है ज्वाइन करने के, मैं तो उसके लिए तो 10 on 10 करूंगा। ओके, मतलब ये बेस्ट कोर्स है जो कि एसएसबी के लिए मतलब अवेलेबल है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो ठीक है, बाकी सब जितने भी लोग भाई हैं कैंडिडेट्स, वो आज राज्यवर्धन उस कोर्स को आप सभी के सामने एक शॉर्ट वे में प्रेजेंट करेंगे। तो वीडियो को पूरा मतलब इस पूरी मीटिंग में बने रहना यार, लीव मत करना। तो राज्यवर्धन, ओआईआर टेस्ट को कैसे अप्रोच किया जाता है, मतलब क्या कोर्स में बताया जाता है आपको, कैसे करें? वो यार टेस्ट, इसमें बस मेनली वही होता है, टाइम फाउंडेशन टेस्ट होता है ये। और अपना ओ, ये रीजनिंग का टेस्ट होता है। तो अगर किसी ने अगर ये सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल का एग्जाम दिया हो अपने बचपन में, तो उसको पता होगा कि उस तरह का बेसिकली वो टेस्ट होता है, जिसके अंदर दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है नॉन वर्बल, एक होता है वर्बल। वर्बल के अंदर वही जंबल वर्ड्स वगैरह आते हैं, तो वही आपकी अगर वोकेबलरी अच्छी है तो आप उसको आप आराम से अप्रोच कर सकते हो। और नॉन वर्बल में आपको बस देखना पड़ता है, उसके अंदर सीक्वेंस होती है, जैसे 1 3 5 7, ये क्या, ये ऑड नंबर की सीरीज है तो अगला क्या होगा, 9 होगा, उसका अगला क्या होगा, 11 होगा, इस तरह का बेसिक ये होता है। तो ज्यादा दिक्कत नहीं आती वो यार के अंदर। अच्छा, मतलब ये ओआईआर को वैसे जब आप आफ्पा में थे तो आपको अलग से बुकलेट्स प्रोवाइड की जाती होंगी ओआईआर की प्रैक्टिस के लिए? हाँ हाँ, बुकलेट प्रोवाइड की थी वहां से। अच्छा, तो उन बुकलेट्स में जो क्वेश्चंस होते थे वो टाइप्स के हिसाब से डिवाइडेड होते थे या ऐसी मिक्सचर होता था हर तरीके के क्वेश्चंस का? हाँ नहीं, वहाँ पे मिक्सचर था पूरा। अच्छा, पूरा मिक्सचर, मतलब आपको जो क्वेश्चंस आते थे वो मिक्सचर हाँ फॉर्म में होते थे, ना कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में डिवाइडेड। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो अगर कोई बंदा इस तरह अप्रोच करे कि वो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखेगी, पहले इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली फिर उस टाइप के, तो उसमें ज्यादा फायदा है ये जो मिक्सचर सेट्स होते हैं इसको प्रैक्टिस करने में ज्यादा फायदा है? हाँ, मैं तो कहूंगा कि जो मिक्सचर सेट्स है उससे मतलब इतना डिफिकल्ट तो होता नहीं कि आपको सेपरेट सेपरेट करने की जरूरत है। कोई ओ यार जो हर बेसिक बंदा जिसने 12th तक आया है वो खुद पढ़ के 10th पास करी वो कर ही लेगा। तो मिक्सचर सही रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, आपकी बात तो सही है कि हाँ 10th 12th तो खैर सभी करते हैं, लेकिन सबका ओआईआर वन नहीं होता ना आपकी तरह। हाँ हाँ। तो फिर उसको कैसे करें, प्रैक्टिस के साथ क्या ये हो जाता है परफेक्ट? हाँ प्रैक्टिस है, अगर ऐसा है कि ओ आर के दो चार सेट है, अगर हर एस में जाओगे आपको 53 54, जैसे अपने में 52 53 था, ऐसे दो तीन सेट होते हैं। तो वो सेट ऐसे बहुत सारे आपको इंस्टाग्राम पे मतलब इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉमन हो गया सेट, जो DIPR के है ना, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च के। हाँ हाँ। तो फिर वो मिल जाएंगे, अगर वहां से प्रैक्टिस कर लोगे समझ में आ जाएगा कि एक ही तरह के क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार, तो आप आराम से उसमें पूरा स्कोर कर सकते हो 51 50। ओ अच्छा अच्छा, समझ गया आपकी बात। तो मतलब कुल मिला के ओआईआर का सिंपल सा ये है कि आप थोड़ी बहुत अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए, और ऑनलाइन अगर आपको वो सेट्स मिल जाते हैं जो सारे एसएसबीज में आते हैं, तो यू आर गुड टू गो, हाँ, राइट? गुड टू गो, यस। हाँ, तो मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा टेस्ट नहीं है कि जिसके लिए आपको कोई बहुत तगड़ी लेवल की प्रैक्टिस चाहिए, है ना? हाँ हाँ। ओके, तो बाकी सबको ओआईआर का तो समझ आ गया। तो अब आता है वो चीज जो सबका डर होता है, पीपी एंड डीटी। मतलब बहुत लोगों का डर होता है कि मान लो पिक्चर देखियो कुछ दिमाग में ही ना आए तो क्या करें। तो वो सारी चीजें अब राज्यवर्धन आंसर करेंगे। तो राज्यवर्धन, आपकी क्या अप्रोच थी पीपी एंड डीटी के लिए? PPNDT बेसिकली अपना यही दिखता है, कॉन्फिडेंस देखता है, अपनी जो नैरेटिव स्किल्स होती है वो देखते हैं, और आप ग्रुप के अंदर कैसे अडेप्ट कर पाते हो ये चीज देखते हैं इसके अंदर। तो ये 2 साल मैंने इसकी मतलब अच्छी खासी प्रिपरेशन कर रखी थी इसकी। जैसे सबसे पहली चीज तो आपको स्टोरी लिखनी है, सबसे जो मेन चीज है, जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो चेक करता है कि आपने स्टोरी किस तरह की लिखी, हाई लेवल लिखी, एवरेज लेवल लिखी, या लो लेवल लिखी। तो उसके अंदर देखता है हाई लेवल स्टोरी कंसिस्ट ऑफ हाई एक्शंस, मतलब आपने बढ़िया प्रेजेंट में एक्शन डाले होते हैं, तो वो होता है। तो सबसे पहले जो हमारे वहाँ पे थे अशोक थंगुराजन सर, उनकी ऑनलाइन बुक भी अवेलेबल है, आप ले सकते हो उसमें प्रैक्टिस के लिए। उसमें बता रखा है कि हाई लेवल थीम कैसा होता है, लो लेवल थीम कैसा होता है। और थीम ऐसे होता है कि बहुत सारे इमेज में, एक ही इमेज के अंदर अपन 4 5 थीम बना सकते हैं, और 4 5 इमेजेस में अपन एक ही थीम बना सकते हैं। क्योंकि बहुत बार ज्यादातर न्यूट्रल इमेजेस आती है जिसके अंदर थोड़ी सी धुंधली सी होती है, वो ब्लर होती है, तो उसके अंदर आप 2 3 इमेजेस के अंदर अलग अलग स्टोरी बना सकते हो आप। ऐसा है। ओके ओके। तो मान लीजिए एक वर्स्ट केस सिनेरियो की बात करते हैं कि आपने अगर देखी पिक्चर और आपके दिमाग में कोई स्टोरी नहीं आती, तब आप क्या करें?
ऐसा ऐसा तो मतलब बहुत रेयर ही होगा कि जब मतलब कुछ स्टोरी दिमाग में नहीं आ रही, वो ऐसे ही होगा या तो पूरी स्लाइड ब्लैंक होगी या बहुत ज्यादा ब्लर होगा, तो उसके अंदर आप अपनी प्री कंसीव्ड जो अपने टेट के अंदर स्टोरी बनाएंगे, वही की वो स्टोरी वहां डाल दो और बढ़िया नरेशन दो और ये अपना डिस्कशन कर दो अच्छे से। हाँ न, यस, स्टोरी उतने मैटर नहीं करती, ये चीज आपको एक एग्जांपल से पता चलेगी, वो हम पाजी वाला लास्ट लास्ट में हम डिस्कस करेंगे वो चीज। ठीक है। पता ही था भाई, तो तो यही बोले। तो आगे बढ़ते हैं नरेशन की तरफ। तो नरेशन के लिए क्या करना चाहिए कि आपने स्टोरी लिख ली, पर बहुत बार होता है आप अपनी लिखी स्टोरी भूल जाते हैं, तो नरेशन के लिए क्या हाँ, अप्रोच रहनी चाहिए? नरेशन में ये होता है कि आप जैसे आपने स्टोरी लिख दी, उसके बाद आप मतलब ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं, बातें करते हैं, इधर उधर घूमते हैं। आपको वो नहीं करना है, आपको उसको रटनी है एक बार स्टोरी दिमाग के अंदर, दो तीन बार रट लो। उसके बाद जब आपकी बारी आ जाए, उससे पहले ऐसा होना चाहिए कि आप मन के अंदर आप पूरा प्रॉपरली नरेट कर पाओ, तो आप जब बोलोगे तो आप उधर भी नहीं फंबल करोगे। ऐसा है। ओके। हाँ तो राज्यवर्धन की बातें बहुत ध्यान से सुन, क्योंकि स्क्रीनिंग होने में तो बंदा एक्सपर्ट है, तो स्क्रीनिंग के जो टिप्स दे रहा है वो बेस्ट होंगे। ठीक है। तो राज्यवर्धन आपने ये तो बता दिया कि नरेशन जो है उसके लिए आपको वो जो भी स्टोरी, कौन है ये, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। हाँ, विनय किशोर। मैंने लेट मी म्यूट हिम। ओके। अरे क्या बोल रहे, सर पहले ओके। रिटर्न की बता दो। पूजा सिंह इज सेइंग सर पहले रिटर्न की बता दो। ओके। एक्चुअली क्या है राज्यवर्धन, रिटर्न आने वाला है काफी सारे बंदों का, तो हाँ आप हाँ। अगर रिटर्न के लिए कोई टिप देना चाहें तो अभी बीच में दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। हाँ तो हम जल्दी जल्दी पीपीडीटी वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं, लास्ट में आप इनकी क्वेरीज के आंसर कर देना, ठीक है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नरेशन का तो हो गया, देखिए पिक्चर का तो हो गया कि आप अगर आपको कोई थीम नहीं आ रहा तो एक प्री कंसीव्ड स्टोरी लिखिए और नरेशन बढ़िया कीजिए। नहीं तो आप जो अपनी स्टोरी है ट्राई कीजिए हाई लेवल थीम पे हो, नहीं तो एवरेज लेवल पे हो पर लो लेवल पे ना हो। ठीक है, लास्ट में आता है डिस्कशन, जब एकदम मच्छी बाजार बन जाता है तब क्या करें राजवर्धन? हाँ, एक मिनट, हाँ ये कॉल आ गया था, फिर से एक बार रिपीट करना क्वेश्चन अपना। जब आपके डिस्कशन के टाइम आप सभी बैठते हैं तो एकदम वो हो जाता है ना फिश मार्केट वाली सिचुएशन, तो उसमें क्या करना चाहिए? तो मतलब सबसे बेसिकली अपने को यही फोकस करना है कि अपना नरेशन बहुत अच्छा हो। ओके। एक मिनट, ये बार बार तंग कर रहा है वो देवेंद्र, फोन कर करके। अरे बोले नहीं जरा। कोई बात नहीं यार, उसको ब्लॉक मार तू यार, बोल। सब ब्लॉक कर देता हूँ। एवरीवन प्लीज हेलो। वेट फॉर अ। हाँ। सो आई वाज आस्किंग कि डिस्कशन टेस्ट में जब एकदम वो ये फिश अपने तू मार्केट। तो जानता है अपने ग्रुप का भी पता, फिश मार्केट हुआ था, तो अपन जो भी हाँ स्क्रीनिंग होते हैं उनको तेरे को याद ही होगा कि सबका नरेशन अच्छा था। हाँ, राइट राइट राइट, नरेशन अच्छा होगा तो तो आपके स्क्रीन पे हाई चांस है भले स्टोरी कैसी भी हो। राइट। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओके। तो वी आर वेरी क्लियर कि पिक्चर को देखना है, एक ठीक ठाक सा थीम पे स्टोरी लिख देनी है, कुछ नहीं आ रहा तो एक प्री कंसीव्ड स्टोरी लिखो, पर नरेशन है पीपीएनडीटी में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, उसको बढ़िया तरीके से तैयार करो, जब बाकी सब बकवास में बिजी हो तो आप अपने नरेशन को बार बार दिमाग में रिवाइज कीजिए, और डिस्कशन के टाइम पे दूसरों की सुनिए और अपनी भी बोलिए। तो ये बेसिक टिप्स थी तो राजवर्धन की तरफ से थी, और मेरी भी यही टिप्स हैं क्योंकि हर रिकमेंड कैंडिडेट यही फॉलो करता है। ठीक है। अब आगे आते हैं साइक टेस्ट पे। तो साइक टेस्ट के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, जैसे बिगिनिंग विद साइक दैट? टेस्ट। हाँ, साइक टेस्ट में कहूँगा सबसे मेन जो पार्ट है वो है अपना ये टेट, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, है ना। इसके अंदर जब आपको साइक टेस्ट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स: टेट, पैट, एसआरटी एंड एसडी। ओके। तो टेट को बेसिकली अप्रोच कैसे करें, मेन चीज क्या होनी चाहिए टेट के लिए? हाँ, एक कोई ज्वाइन हुआ है, एलओडीयू। हाँ, यू कंटिन्यू। हाँ, तो मैं क्या बोला था, टेट। टेट जो होता है 50% जो आपका मेन जो आपका मैटर करता है इसके अंदर, साइक टेस्ट के अंदर, वो है टेट, और उसके अंदर बाकी जो है 20% वो हो गया अपना वेट, 20% हो गया एसआरटी, और 10% होता है अपना एसडी। तो सबसे मेन पार्ट जो हो गया टेट हो गया। अब टेट क्या है, अब पीपीटीटी के अंदर आपको एक इमेज के ऊपर एक स्टोरी बनानी होती है। यहाँ पे आपको
12 12 स्लाइड्स होगी, आपको 12 स्टोरीज बनानी है, जिसके अंदर 11 इमेजेस प्रॉपर शोन होगी और 12 जो होगी वो ब्लैंक स्लाइड होगी, जिसको आपको अंदर अपना प्री कंसीव्ड आइडिया जो है वहाँ पे दो शो करना है। तो इसके अंदर यही ओके आपकी तो राइटिंग स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, और आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए, ताकि आपको अलग अलग तरह की थीम आए, वरना ऐसा होगा एक दो इमेज करने में आप वापस वही थीम रिपीट करते जाओगे, तो वो नहीं होना चाहिए। हर बार नई थीम आनी चाहिए। कैरेक्टर का हो सके तो नाम बदलो, बार बार एक ही नहीं, राम श्याम घनश्याम यही नाम नहीं होने चाहिए, थोड़े अच्छे नाम दो, तो उसे लगता है कि हाँ इस बंदे के अंदर वैरायटी है, इसके अंदर वर्नाक्युलरिटी है, जो इसकी वजह से ये अच्छा बोल पा रहा है, अच्छा लिख पा रहा है। तो वो साइक टेस्ट के अंदर टैट के अंदर मैटर करता है। तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत चाहिए। टैट बेसिक मतलब पूरा साइक टेस्ट भी प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड है। फिर दूसरा अपना पार्ट हो गया वेट, वर्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसके अंदर क्या करना है आपको, एक तो राइटिंग स्पीड सबसे मेन चीज, इसके अंदर राइटिंग स्पीड और वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए आपकी। अब अच्छी खासी नॉवेल्स रीड करो, जिसका टाइम जो भी अभी मान लो 10th है 12th है, या जो मान लो ग्रेजुएशन के लिए सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप नॉवेल्स रीड करो, उससे आपकी आपको एनडीए और सीडीएस के रिटर्न के अंदर भी हेल्प करेगा, और साथ में वेट वेट के अंदर भी हेल्प करेगा। तो उसके अंदर जितने लंबे आप सेंटेंस लिखोगे, अगर आप कोई सेंटेंस लिख रहे हो, तो अगर आप 3 4 वर्ड का सेंटेंस लिख रहे हो तो आपको मान लो 2 नंबर मिले, अगर आप 5 वर्ड का लिख रहे हो तो आपको 4 नंबर मिले, और आपने अगर वही 8 वर्ड का लिख लिया सेंटेंस, तो आपकी राइटिंग स्पीड भी दिखेगा और आपको लेवल ऑफ इमेजिनेशन दिखेगा, तो जिससे आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे। तो ये है ओके। अपना वेट का। और भैया एसआईटी का? हाँ जी। भैया जैसे डब्ल्यूएटी में क्या, जैसे डब्ल्यूएटी में जैसे वर्ड आया पुअर, तो हमने लिखा वी शुड हेल्प द पुअर, तो ये मतलब ये किस टाइप से जाएगा? तो ये हो गया सजेस्टिव सेंटेंस। हाँ, जो कि लिखने नहीं होते। हाँ, तो ये हाँ वेट को बताता हूँ मैं। 3 4 तरह के टाइप होते हैं। एक होता है सजेस्टिव सेंटेंस, ये होता है थोड़ा लो लेवल, ये सेंटेंस हो गया। और एक होता है हाई लेवल, जिसके अंदर होता है ऑब्जर्वेशनल। तो आपने अगर ऑब्जर्व करा है कि जैसे पुअर वर्ड है, पुअर, पुअर के अपने आपने तो ये तो आपने बना दिया सजेस्ट, वी शुड हेल्प द पुअर, इसका एक नेगेटिव वर्ड जा सकता है कि आप हेल्प नहीं करते, इसलिए आप सजेस्ट कर रहे हो कि पुअर को हेल्प करनी चाहिए, तो ये उसके अंदर एक नेगेटिव मीनिंग भी जा सकता है अच्छा, ऐसा। लेकिन भैया फिर हम इसको पॉजिटिवली कैसे लेके आ सकते हैं? जैसे नो एवरीवन इज, नो वन इज पुअर बाय हार्ट। अरे नहीं, हाँ ऐसा जैसे आप अपने इम्प्रूवमेंट लिख सकते हैं, जैसे लेट मी आंसर हिम। एंड क्या नाम आप कह सकते हैं कि हार्डवर्क या डिटर्मिनेट, हाँ, प्रैक्टिस कैन इम्प्रूव पुअर हैंड राइटिंग। हाँ ये ऑब्जर्वेशनल सेंटेंस हो गया कि इसके अंदर आपने खुद ऑब्जर्व किया कि हाँ आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी पुअर हैंडराइटिंग इंप्रूव होगी, तो ये ऑब्जर्वेशनल हो गया। ये ऐसा हो गया पुअर पीपल आर नेक्स्ट आर नियर मोर नियरर टू गॉड, पुअर पीपल आर मोर नियरर टू गॉड, तो ये क्या हो गया, ये आपने ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व किया कि हाँ जो गरीब इंसान होता है वो भगवान के नजदीक होता है, तो ये हाई लेवल सेंटेंस हो गया। ये होता है लो तो इस लेवल हाई लेवल के अंदर। हाँ, तो ये सारी चीजें होती हैं जो कि आपको फर्दर क्लासेस में बताऊंगा। अभी वेट की क्लास होगी तो ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। ओके, थैंक तो यू। हाँ, लास्ट में आता है अपना एसडी। तो एसडी तो अपना आदमी घर से तैयार करके जाता है। कोई एक आध टिप देना चाहोगे? एसडी के अंदर यही है। एसडी के अंदर आपको जो आप लिखोगे वही सामने वाला बंदा मानेगा, तो अपनी क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी शो करो, और आपने जो हॉबीज और इंटरेस्ट लिखा है उसके ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। जैसे आपने मान लिखा कि मैं कल्चरल कैप्टन था, या मैं डिबेट के अंदर खूब पार्टिसिपेट किया था, तो अब बताओ मेरे अंदर स्पीकिंग स्किल्स अच्छी है, मेरी वोकेबलरी अच्छी है, तो ये मेरी स्ट्रेंथ है वीकनेस है। और पेरेंट्स के मतलब ज्यादा बेकार वीकनेस में बताओ कि मैं लेजी हूँ, मैं प्रोक्रेस्टिनेट, चलो ये तो नॉर्मल है, कोई कोई होते हैं कि सर आई हेट टू वर्क हार्ड, ऐसे ऐसे जो सर अपनी आई एम वीकनेस लिख देते हैं। सर आई एम वेरी अंडर कॉन्फिडेंट। आई हैव ओनली सिंगल अंडर किडनी, कॉन्फिडेंस, ये वाले। हाँ ये सिंगल किडनी, डबल किडनी, 2 लीवर 1 हार्ट, ये सब ये नहीं लिखना है वहाँ पे। और ये सब नहीं लिखना। इंट्रोवर्ट बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि इंट्रोवर्ट लिखते हैं, इंट्रोवर्ट आर्मी के अंदर अलाउड ही नहीं है, चाहिए ही नहीं उनको, तो इंट्रोवर्ट आपको लिखना ही नहीं है कभी भी जिंदगी में। इंट्रोवर्ट एम्बीवर्ट भी मत लिखना, एक्सट्रोवर्ट जरूर लिख देना, हम्म। हाँ, इंट्रोवर्ट आप कभी मत सिंपल लिखना। आई एम अ सोशल पर्सन, या हु आई एम अ पर्सन हु लाइक्स टू सोशलाइज, इस टाइप से अपनी क्वालिटीज हाँ और थोड़ी एसेंसी में उन्हें बना के भी रखो जो आप लिख रहे हो। ठीक है, जो हाँ मतलब क्योंकि क्या, आर्मी में चाहिए, हाँ जो मतलब एसएसबी में होनी चाहिए, मतलब एक ऑफिसर में वही क्वालिटीज। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। और भैया है ना जैसे कि अगर हम उसमें उसमें हमें जैसे वीकनेस भी शो करनी है, तो उसको हम किस टाइप से एक पॉजिटिव वे में शो करें? देखिए हमारी आप कुछ, हाँ, बोलिए, प्लीज कंप्लीट। जैसे हमारी कुछ वीकनेस होती हैं तो हम उन्हें मतलब हम बहुत ही नेगेटिव हो जाते हैं जब हम अपनी वीकनेस को बताते हैं, तो हमें ऐसा लगता है यार ये हमारी वीकनेस है। तो फिर हम उससे राइट। पॉजिटिवली अपनी वीकनेस को कैसे इन्फ्लुएंस करें? ओके। सो वर्धन, वुड यू लाइक टू आंसर? क्या एक बार रिपीट करें, क्वेश्चन क्या है? जो मैं लेट मी रिपीट इज क्वेश्चन।
कि जो हम वीकनेस होती है उसको लिखते टाइम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, कि जैसे मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस एंथुसियाज्म से मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत ओवर हो जाता है, तो मैं लिख दूंगा सर आई एम वेरी ओवर कॉन्फिडेंट एंड दिस एंड दैट। ठीक है, ये सारी चीज तो बहुत नेगेटिव हो जाते हैं अपने किसी वीकनेस को लेके, तो उसको किस तरह हम्म। से टैकल करें? तो अगर आप कोई अपनी वीकनेस लिख रहे हो, तो आपको साथ में उसका सॉल्यूशन भी लिखना है लास्ट के अंदर। जब 5 पार्ट होते हैं, एक तो होता है व्हाट योर पेरेंट्स थिंक अबाउट यू, व्हाट योर टीचर्स थिंक अबाउट यू, व्हाट योर फ्रेंड्स थिंक अबाउट यू, व्हाट यू थिंक ऑफ योरसेल्फ, व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू लाइक टू बी। तो लास्ट वाले पार्ट के अंदर आपको जो वीकनेस आपने पांचों के अंदर लिख रखी, चारों के अंदर लिख रखी है, वो वीकनेस के अंदर कैसे आप सुधारोगे वो लिखो। तो किसी ने लिखा है ओवर थिंक करता हूँ, मैं बहुत ज्यादा ओवर थिंक। अब ओवर थिंकिंग एक बैड क्वालिटी है, ओवर थिंक करना नहीं चाहिए। तो उसके अंदर आपको लिखो कि मैं मेडिटेशन करता हूँ जिससे मैं उसको सुधार सकता हूँ। या मैं आपने जैसे बताया कि ओवर कॉन्फिडेंट हूँ। ओवर कॉन्फिडेंट कैसे होता है? अपने पर घमंड घमंड होने से होता है कि हाँ मेरे को सब कुछ आता है। तो कभी ये मान के ही ना चलो, अपने दिमाग में हर बार ये थॉट लाते रहोगे मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे और इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो ये लास्ट में ये लाइन लिख जाओ, तो दिखेगा कि आपको अपनी वीकनेस का भी अंदाजा है, वीकनेस क्या है, और आपको सॉल्यूशन पता है कि क्या करना है चीज को छोड़ने के लिए। Yes, yes, that's a perfect SD. So, we are clear with TET, VET, SRT, and the SD. So, I think we shall move further. So, there comes GTO task, and GTO में भी दो तरीके के होते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट और एक फिजिकल। तो एब्स्ट्रैक्ट मोर इम्पोर्टेंट होता है एज कम्पेयर टू फिजिकल, ऐसा काफी बंदे मानते हैं। मेरे हिसाब से दोनों बराबर होते हैं। बाकी आपको राज्यवर्धन आंसर करेंगे। तो राज्यवर्धन, एब्स्ट्रैक्ट टास्क ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं या फिजिकल टास्क? देखो दोनों इक्वली मैटर करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आपका जो तो सोलो स्किल्स है एक तो मैटर करती है, जिसके अंदर लेक्चरेट हो गया, वो आपके ऊपर पूरा आपके ऊपर डिपेंड है। तो वो एब्स्ट्रैक्ट के अंदर बहुत ज्यादा मैटर करता है लेक्चरेट। तो उसके अंदर आप दिखाते हैं कि आप इंडिविजुअली कैसा परफॉर्म कर पाते हो। और एब्स्ट्रैक्ट के अंदर एक और पार्ट होता है, जिसका होता है ग्रुप डिस्कशन, और एक होता है अपना जीपी, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। तो इसके अंदर दिखता है आप ग्रुप के साथ कैसे कोलैबोरेट कर रहे हो, अपने पॉइंट्स कैसे पुटअप कर रहे हो, और लोग आपकी बात सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, और आप लोगों की बात सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो। तो ये आप मैटर करता है। तो एब्स्ट्रैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर जिसको आउटडोर टास्क मान लो जिसको अच्छे से नहीं आता, तो वो एब्स्ट्रैक्ट के अंदर अच्छा करे, और जिसको एब्स्ट्रैक्ट नहीं आता वो आउटडोर के अंदर अच्छा परफॉर्म करे। अच्छा, ओके। ये तो हाँ, अब जैसे हम जो लेक्चरेट वगैरह करते हैं तो उसमें हैंड्स की मूवमेंट होती है, तो हैंड्स को हमें पीछे रखना है या फिर हम थोड़ा मूव भी कर सकते हैं? तो ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं है, लेकिन हो सके तो आप पीछे, मतलब आप स्टैंडिटीज पे रहते हो, जब आप पीछे हाथ रखो, अपने दोनों हाथ पकड़ के रखो, जैसे होता है ना विश्राम, विश्राम पोजीशन, उसमें खड़े रहो, तो आपके हाथ इधर उधर हिलेंगे भी नहीं। हाँ, अब जैसे मैं लेट मी आंसर इस क्वेश्चन। देखिए, जब आपने हाथ ज्यादा मूव करेंगे ना, तो आपके लिए डिस्ट्रैक्शन बन सकता है और आपकी ऑडियंस के लिए भी। ठीक है, जैसे वो एकदम हाथ जो होते हैं ना, जब आप बहुत ज्यादा मूव करते हो तो मक्खी की तरह हो जाते हैं, बहुत इरिटेट करते हैं। तो थोड़ा बहुत ठीक है, अपने पॉइंट को आप अगर समझा रहे हैं, हल्की फुल्की मूवमेंट चल जाएगी। पर ये नहीं आप एकदम हाथ हिलाया जा रहे, एकदम कुंफू खेल रहे हैं खड़े खड़े। ठीक है, वो काम नहीं करना है। ओके। ठीक है सर। हाँ, मतलब राज्यवर्धन, ये बताइए लेक्चरेट के लिए क्या वो होनी चाहिए स्ट्रेटेजी, क्योंकि लेक्चरेट बहुत अनप्रेडिक्टेबल चीज है। हाँ, तो लेक्चरेट क्या होता है, इसमें 4 आपको टॉपिक दिए जाते हैं इंस्टेंटली, जिसके अंदर एक होता है हाई लेवल, 2 होते हैं एवरेज लेवल, एक होता है लो लेवल। तो आपको ये नहीं देखना है कि मैं अगर हाई लेवल पे बोलूँ, अगर आपको हाई लेवल पे आता ही नहीं, आप आ जाके अटक जाओगे। तब देखो एवरेज लेवल लो, एवरेज लेवल भी नहीं आना, लो लेवल लो। मैं लो लेवल पे बोल के रेकमेंड हुआ हूँ। मेरे टॉपिक आए थे, 4 टॉपिक थे मेरे पास, नहीं मेरे में 5 टॉपिक थे मेरे, एक्स्ट्रा पता नहीं कैसे एक एक्स्ट्रा दे रखा था। पहला टॉपिक था क्रोनो कैपिटलिज्म, डिफरेंट पर्सन। ये मैं नाम नहीं सुना। दूसरा था स्पेक्ट्रम एलोकेशन, ये भी नहीं सुना। तीसरा था बायोपिक। फोर्थ था अपना कैडेट्स एज पुलिस। फिफ्थ था यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी फिर मैंने उस पर बोला, और उस पर सबसे पहली चीज, अगर आप कम आ रहा है, नॉलेज कम है, तो उसको लंबा खींचो। अब स्टार्टिंग करो तो पता ही होगा ईशान कैसे करी थी मैंने। गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल ये प्रेजेंट हियर, रिस्पेक्टेड जीटीओ सर एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स। टुडे आई एम हियर टू डिलीवर अ लेक्चर ऑन द टॉपिक यूनिवर्सिटी। आई हैव डिवाइडेड माय टॉपिक इनटू 3 पार्ट्स। अब ये सबसे मेन पार्ट है, आपको एक सिस्टमेटिक वे में बोला है, ऐसे नहीं कि आप बोलते जा रहे हो, टॉपिक आगे पीछे हो रहे हैं, क्रोनोलॉजी कुछ है ही नहीं इसके अंदर। अब उसको प्रॉपरली पहले डिवाइड करो। जैसे मैंने बताया, ये यूनिवर्सिटी जैसे टॉपिक लिया, तो व्हाट आर यूनिवर्सिटीज फर्स्ट हो गया ये, इसके ऊपर आपको 10-12 लाइन बोलनी है। ठीक है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सिटी इन आवर डेली लाइफ, ये हो गया सेकंड। और थर्ड ये हो गई, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज अवेलेबल इन इंडिया एंड अब्रॉड। अब ये 3 लीड के ऊपर आपको बारी बारी सबके ऊपर बोलना है, ताकि आपके 3 मिनट खत्म हो जाए। तो ये सिस्टमेटिक वे में फाइन। बोलना है, ऐसे नहीं कि बस बिना कोई आप डिवाइड करे आप बोल रहे हो, लगातार नहीं बोलना है। सिस्टमेटिक वे में डिवाइड करके बोलना है, और लास्ट में थैंक यू, बस हो गया। ओके,
हाँ, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म एवरीवन दैट मेरे पास जूम का प्रीमियम नहीं है, तो क्लास 40 मिनट्स के बाद खत्म हो जाती है, आप सभी को पता है। तो क्लास 5 मिनट में ओवर हो जाएगी, बट हमारा इंटरव्यू ओवर नहीं हुआ है। तो आप दोबारा से सेम लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन करना। आई विल रीस्टार्ट द मीटिंग। फाइन। ओके सर, श्योर सर। ओके ओके। ओके। सो आई थिंक आई शैल एंड द मीटिंग, एंड फिर आप लोग दोबारा ज्वाइन कीजिए ताकि हम आगे बात शुरू कर सके। नहीं तो सही नहीं रहेगा ना, बीच में बंद हो जाए फिर शुरू हो। भैया इसकी रिकॉर्डिंग तो चल रही है ना? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही है और बिल्कुल यूट्यूब पे अपलोड भी हो जाएगी, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगले अभी जो दोबारा मैं एंड करके शुरू करूंगा उसकी भी रिकॉर्डिंग होगी। ओके, थैंक यू भैया। हाँ, तो रुको, अभी मैं एंड कर रहा हूँ, आप सभी दोबारा ज्वाइन करना, राइट? ओके, एवरीवन क्लियर विद इट? यस सर। तो प्रैक्टिस करते रहिए, अलग अलग थीम्स पे स्टोरी बनाइए। वेट के लिए जैसा कि राजवर्धन ने बताया कि सजेस्टिव या नेगेटिव सेंटेंसेस नहीं यूज कीजिए, पॉजिटिव सेंटेंसेस यूज कीजिए। उसके बाद में एसआरटी के लिए बहुत ही सिंपल सी अप्रोच होती है सबकी। जो टास्क मिला है प्रैक्टिकल अप्रोच से सॉल्व करो और छोटा छोटा लिखो, दैट्स इट। कोई उसमें हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं है। आगे बात करते हैं लास्ट में एसडी की। तो आप एसडी में ना बढ़ा चढ़ा के कोई चीज मत लिखो, ना अपनी वीकनेस ना आपकी स्ट्रेंथ। जो है वो बताओ, और वीकनेस अगर है तो उसको एज इट इज मत बताओ, उसका सोल्यूशन भी बताओ, ठीक है? तो आगे बात जीटीओ के एब्स्ट्रैक्ट टास्क की। तो जैसा कि लेक्चरेट में भी राजवर्धन ने सभी को बता दिया है कि आपको क्या करना चाहिए। एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, फिर एक बॉडी, फिर एक कंक्लूजन। और ऐसा जरूरी नहीं है आप हाई लेवल टॉपिक पे बोल के रिकमेंड होंगे। उन्होंने अपना एग्जाम्पल भी बताया है कि कैसे आप एक लो लेवल टॉपिक पे बोल के भी रिकमेंड हो सकते हैं, जैसे राजवर्धन खुद हुए। और पर्सनली अपना बताऊं तो मैं खुद लो लेवल टॉपिक पे बोल के हुआ था। मुझे टॉपिक्स मिले थे साइंटिफिक टेम्परामेंट, आर्म्स रेस, रियल एस्टेट और प्राइवेसी। तो मैंने प्राइवेसी पे बोला था और मैं रिकमेंड हो गया था, ठीक है? तो इट्स नॉट एन इशू। आगे बढ़ते हैं ग्रुप डिस्कशन पे। तो राजवर्धन, जो ग्रुप डिस्कशन जो कि पहला टास्क है जीटीओ का, उसमें कैसे परफॉर्म करें? क्योंकि मेरे ख्याल से वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है जीटीओ का। क्या रिपीट करने का क्वेश्चन? जीटीओ में जो जीडी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो उसमें कैसे हाँ हाँ। परफॉर्म करें? अच्छा, कई बार आपको नॉलेज नहीं होती और कई बार होती, पर आप अपने पॉइंट्स पुट अप नहीं कर पाते, तो उसे कैसे फेस करें? तो जीटीओ के अंदर सबसे जो आपकी मेन कोर क्वालिटी जो आपको देखते हैं वो आपको होता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव यानी कॉन्फिडेंस। इनिशिएटिव क्या होता है? टू टेक द फर्स्ट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन एंड सस्टेन इट टिल द एंड। मतलब आपने जो पहला स्टेप लिया है वो एकदम राइट डायरेक्शन में लिया और आपको लास्ट तक उसके उसके ऊपर अड़े रहो, ये होता है। जीडी में क्या होता है? बेसिकली एक टॉपिक होता है जिसके ऊपर आपको 3 लीड होती है, और तीनों लीड जो होती है वो तीनों प्रॉपर होती है कि हाँ ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब उसके अंदर आपको एक लीड पकड़नी है और आपको इधर उधर नहीं जाना है, उसी एक लीड पे आपको पॉइंट्स देने हैं। तो सबसे पहले आपको जो करना है वो सबसे सबसे पहले आपको बोलना है। तो उसमें दिखेगा आपको इस बंदे को नॉलेज है, कॉन्फिडेंस है, इसलिए सबसे पहले ये बोला। जब आप पहले बोलोगे तो आपका कॉन्फिडेंस दिखेगा, वरना अगर लास्ट में बोलोगे सोचेगा हाँ भीड़ बोलने लग गई अब ये भी बोल रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। पहले आप बोलो, सब बोलने लग गए, भसड़ मच रही, मचने दो, 1 मिनट मचने दो। धीरे धीरे सब शांत होंगे, फिर आराम से अपना एक एक करके पॉइंट बोलो। तो ये होना चाहिए। तो ये अच्छा। जो आपका है मान इनिशिएटिव सबसे मेन चीज है इसके अंदर। ओके, मान लीजिए राजवर्धन कोई टॉपिक आया जिसकी आपको ज्यादा नॉलेज है नहीं, तो आप कैसे फेस करेंगे जीडी को? हाँ, और जैसे टॉपिक आ गया, सोशल टॉपिक हो गया, ज्यादा पॉइंट्स है नहीं, तो उसका आप इर्द गिर्द भी आप बोलोगे, लेकिन आप कॉन्फिडेंस में बोलोगे। और प्रॉपर पॉइंट्स नहीं है, और मान लिया आपने किसी और पास वाले ने बोला है और उससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा हाँ ये किस बारे में बोल रहा है, तो उसी के थोड़ा सा उसको घुमा के उस पॉइंट को बोल लो। तो जीटीओ क्या है, आपके वो नॉलेज थोड़ा बहुत चेक करता है, लेकिन मेन चीज जो है वो कॉन्फिडेंस चेक करता है कि आप बिना फंबल हुए लोगों का आई कांटेक्ट करके आप बोल पा रहे हो कि नहीं बोल पा रहे हो, ग्रुप आपकी बात सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, आप इफेक्टिव हो या नहीं हो, ये चेक करता है। मेन चीज जीडी के अंदर भी यही है। नॉलेज तो क्या है, नॉलेज आप बाद में बिल्डअप कर सकते हो। ओके, मतलब कोई वैसे भी कहा जाता है एसएसबी पर्सनैलिटी टेस्ट है, नॉलेज टेस्ट नहीं, राइट? हम्म। ओके। फिर आता है जीपी, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। और ये इकलौती ऐसी जीटीओ में टास्क है जिसमें आपको लिखना पड़ता है। तो जीपी में क्या अप्रोच रहनी चाहिए? हाँ, तो जीपी में यही होना चाहिए कि सबसे मेन चीज जो है आपका, सबसे पहले जो आपको लिखना होता है अपना खुद का सॉल्यूशन। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, तो आपके अंदर एक पास में एक कंडीशन दे रखी होगी कि आपको यहाँ से आप वॉलीबॉल टूर्नामेंट जा रहे हो, आप एक ढाबे पे रुके हो, आपके पास 4 प्रॉब्लम्स है। तो उसके अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो एम है वो एम सबसे पहले लिख लेना है। उसके अंदर एम क्या है? एम क्या है? वॉलीबॉल टूर्नामेंट आपको अटेंड करना है, वापस घर पे आना है। तो ये आपका एम हो गया। और फिर आपको देना है प्रायोरिटाइज। अब 4
प्रॉब्लम से, अब चारों को इक्वली प्रायोरिटाइज तो कर नहीं सकते। किसी में होगा कि मान लो किसी बंदे को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको इंस्टेंटली उसको कैसे ब्लीडिंग रोकना है वो सबसे पहली प्रायोरिटी हो गई अपनी। दूसरी हो गई कि मान लो किसी की गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी ठीक करनी। तीसरी हो गई किसी का ये कैटल हो गया, कैटल खो गया, उसको ढूंढना है। तो ये हो गया, आपको प्रायोरिटाइज करना है। और फिर आपको चारों प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए फिर आपको लास्ट में वो प्रोग्राम अटेंड करना है, वॉलीबॉल टूर्नामेंट अटेंड करना है, फिर से घर पे आना है। और गिवन टाइम पीरियड के अंदर, मान लो अभी 2:30 बजे आपको 7:30 तक सब करना है, तो आपको 5 घंटे के अंदर सब कुछ करना है। तो वो प्रॉपरली आपको लिखना है उसके अंदर, जिससे आपको एक तो आप सिस्टमेटिक वे में बोल पाओगे, वरना आप कुछ भी बोलोगे कि यहाँ से वहां चले जाएंगे, वहां से वो चले जाएंगे, ऐसा है ये। तो ये होना चाहिए अच्छा, इसके अंदर। ओके। तो जीपी के लिए कुल मिला के अप्रोच ही होनी चाहिए, आपको अपना एम पता होना चाहिए। उसके बाद में आपको अपनी जो प्रायोरिटीज हैं प्रॉब्लम्स की, उसको डिसाइड करना है। फिर उन प्रायोरिटी के ऑर्डर में उन्हें सॉल्व करना है, और लास्ट में अपना जो एम है उसको अचीव करना नहीं भूलना है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो ठीक है, जीडी का आप सभी को समझ आ गया होगा, लेक्चर रेट भी पता चल गया। और जीपी मतलब आपके कुल जीपी की जो जीडी होती है उसके लिए भी आप तैयार रहोगे अगर आपने ये जीडी तैयार कर ली जो जीटीओ में होती है, क्योंकि उसमें तो आपको पॉइंट्स पता है कि मेरे को क्या सामने रखने हैं, बस कॉन्फिडेंस रखना है। तो जीपी की जीडी की हम उतनी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट टास्क तो आप सभी को समझ आ गया कैसे परफॉर्म करना है, कैसे क्या। अब आता है जीटीओ में फिजिकल टास्क जो होते हैं, जो कि ज्यादा वेटेज के होते हैं एज कम्पेयर टू एब्स्ट्रैक्ट मार्क्स, अगर हम नंबर की बेसिस पे देखें तो। क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट टास्क आपके ये 3 होते हैं, वहीं पे जीटीओ के फिजिकल टास्क अराउंड 5 to 6 होते हैं। ठीक है, तो उसमें आपका जीओआर आता है, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल, और आपके प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, कमांड टास्क और फाइनल ग्रुप टास्क, ये सारे आते हैं। तो राज्यवर्धन एक एक करके जरा बताइए कि कैसे क्या आफ्पा में आपने सीखा कि कैसे ऑब्स्टेकल्स को टैकल करना है, कैसे आईओ करना है, कैसे जीओआर में परफॉर्म करना है। तो सबसे पहली जो चीज होती है होता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, आउटडोर टास्क के अंदर। पीजीटी को कहते हैं अपन एब्रीवेट करके। तो इसमें क्या होता है, अपना जो ग्रुप होता है 10 जनों का ग्रुप होता है, अपने पास 4 ऑब्स्टिकल्स होते हैं। आपके पास एक हेल्पिंग मटेरियल होता है, एक होता है एक लॉग, मतलब एक फट्टा होता है, एक बल्ली होती है, एक रस्सी होती है, और एक आपका एक्स्ट्रा लोड होता है। उस लोड को आपको यहाँ से वहाँ कैरी करना है और आपको पूरे ग्रुप को लेके उस तरफ जाना है। आपको पहला ऑब्स्टिकल क्रॉस करना है, तो सारे बंदे जब तक क्रॉस नहीं होंगे तब तक आपको अगले पे नहीं जाना है, ये सबसे पहले ध्यान रखना है। और उसमें अलग अलग आपके रूल होंगे, जो तो आपने बताए होंगे ईशान सर ने, कि कैसे व्हाइट को आप टच कर सकते हो, ब्लू को आप टच कर सकते हो, लेकिन हेल्पिंग मटेरियल आपको वहाँ टच नहीं कर सकता। और रेड जो है, रेड अच्छा, कलर जो है आउट ऑफ बॉन्ड है, मतलब रेड को आप टच नहीं कर सकते कहीं पे भी। ओके तो ये है राज्यवर्धन, तो। सॉरी, बट अभी हमारी इस चीज पे क्लास नहीं हुई। हमने क्लास शुरू की है, लेक्चरेट हो गया है, ओआईआर हो गया है, पर्सनल इंटरव्यू, अभी ये क्लासेस आने वाले वीक में होंगी, तो अभी अच्छा इनको अच्छा। उतनी नॉलेज है। ओके। हाँ हाँ। तो फिर आपको एक ऑब्स्टिकल क्रॉस करना है, सबसे पहला जो ऑब्स्टिकल हो गया। तो आप ये ध्यान रखो कि सबसे आप स्टार्टिंग के 2-3 बंदों के अंदर रहो। 10 बंदों का ग्रुप होगा या 8 बंदों का ग्रुप होगा, तो आप कोशिश करो कि आप सबसे स्टार्टिंग के बंदों में रहो, तो आपको दिखेगा कॉन्फिडेंस है, इसको अपने खुद को भरोसा है कि आप अपने ग्रुप को आगे लेके जा सकता हूँ और ये ऑब्स्टिकल इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। तो जो पहला जो होगा वो सबसे इजी होगा। तो कोशिश करो सबसे पहले घुस जाओ उसके अंदर हल्के घुसने की कोशिश करेगा। तो आपको सबसे पहले वाला सॉल्व कर दिया तो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ग्रुप ग्रुप आपको फॉलो करने लगे, आपकी बात मानने शुरू शुरू हो जाएंगे ग्रुप के अंदर, कि वहां जाके सिर्फ आप लोग 10 लोग ही हो, कोई जीटीओ कुछ नहीं बोलेगा, आपको अपने आप सब कुछ करना है। तो सबसे पहले आपने ऑब्स्टिकल क्रॉस कर दिया। अब ये नहीं कि आप पहले क्रॉस करके वहां चले गए तो आप फिर आगे का देखने लग गए, नहीं, पहले सबको लेके आओ उस तरफ। वरना ये सेल्फिश नेचर दिखेगा कि हाँ ये सेल्फिश है, अपने खाली सॉल्व करने के चक्कर में पड़ा है और दूसरे ऑब्स्टिकल की तरफ देख रहा है। जब तक सारे बंदे इधर नहीं आते तब तक लोड समेत, हेल्पिंग मटेरियल समेत, जब तक आप वहां पे नहीं आते, आपको ये ध्यान रखना है। अब इसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं। अगर आप अगर ऑफ पर जाओगे कोई भी, अगर तो वहाँ पे बता रखा है जो 4 थंब रूल्स होते हैं। तो वो 4 थंब रूल अब तो मैं बता नहीं सकता, बहुत बड़ी चीज है ये। इसके अंदर ये होता है, सबसे जो आगे वाला जो सबसे है ऑब्स्टिकल है, आगे का जो मान लो एक दीवार सी बनी हुई है, सबसे पहले उसके ऊपर एक कोई भी चीज रख दो। उसका जो रियर एंड है, मतलब जो पीछे वाला हिस्सा है, उसको फिक्स करने की सोचो। अगर ये कर लिया आपने, सबसे सोच लिया, ये 4 क्वेश्चन अपने आप से पूछो: वेयर टू एक्सटेंड, व्हाट टू एक्सटेंड, व्हेन टू एक्सटेंड, एंड व्हाट शुड बी द फल्क्रम एंड एफर्ट। ये फल्क्रम एफर्ट ये सब कैंटिलीवर के प्रोसेस है, जो आपको आउटकम बताया जाएगा, मैं बता सकता हूँ, लेकिन बहुत टाइम लगता है इसके अंदर। तो ये आपको पूरा ऑब्स्टिकल जो है तब तक सॉल्व करना है जब तक पूरा नहीं हो जाता, सारे बंदे इस तरफ नहीं आ जाते। और ऐसे करते करते जैसे जैसे आगे आगे जाओगे आप, ऑब्स्टिकल हार्ड होता जाएगा। ये होगा आपका पहला प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। उसका आपको 40 मिनट या 45 मिनट के अंदर पूरा खत्म करना है, ये भी ध्यान रखना है इसका। और ये जो सेम चीज है यही आपके हाफ ग्रुप टास्क में, आपके फुल फाइनल ग्रुप टास्क में सेम चीज होगी। कमांड टास्क में भी सेम चीज होती है, बस थोड़ी हटके होती है। तो राज्यवर्धन आप कमांड टास्क एक्सप्लेन कर दीजिए।
तो एजीटी में बस यही होता है कि ग्रुप आधा हो जाएगा। ये इसमें मेन चीज ये है कि अगर आप दो टास्क में आप पीजीटी में अगर परफॉर्म नहीं कर पाए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें सारे टास्क परफॉर्म करना इंपॉर्टेंट भी नहीं है इतना। अगर वो कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर पा रहे हो तो डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, आप अगले टास्क में अच्छा कर सकते हो। क्योंकि जो होता है टास्क की जो टोटलिटी जो होती है वो मैटर करती है। ऐसा नहीं कि आप सारे टास्क में परफॉर्म कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अब कमांड टास्क हो गया। अब कमांड टास्क के अंदर सबसे पहले आपको देखना है कि आप किस बंदे को बुला रहे हो। आपके जो सबॉर्डिनेट होंगे दो जने, अब दो जने आपको देख के ध्यान से बुलाना है। वो पूछेगा आपको जब जीटी होगा आपने इनको क्यों बुलाया, तो बताना पड़ेगा सर नहीं हाँ इसने पीजीटी में अच्छा परफॉर्म करा या एजीटी में अच्छा परफॉर्म करा, ये लाइवली है, इसके अंदर कॉमन सेंस अच्छा है सर, तो ये इसको मैंने बुलाया। तो देखेगा हाँ आपके अंदर भी मतलब इतना कॉमन सेंस है कि आप किसको बुला रहे हो ये पता है आपको। ऐसा नहीं होना चाहिए। और आपको पीजीटी एजीटी के अंदर अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपको लोग सबॉर्डिनेट बोलेंगे। तो मान लो 10 जनों के ग्रुप में आपको 7 जनों ने आपको सबॉर्डिनेट बुलाया एज सबॉर्डिनेट, तो अच्छी बात है। सब सर को भी लगेगा नहीं हाँ इसके साथ के बंदे इसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, इसके ऊपर विश्वास करते हैं, इसलिए इसको बुलाया। तो वहाँ पे आपका एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कमांड टास्क के अंदर। ओके। तो कमांड टास्क की अप्रोच क्या होनी चाहिए? वही जो बाकी टास्क की है, जैसे जो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क या हाफ ग्रुप टास्क की है, सेम वही? हाँ बस ये इसमें यही मैटर करता है कि आप खुद को बस इसमें वहां पे हो गया आपको हर कोई आइडिया देगा, आप पूरा 10 जने हर कोई अपने आप बोले ये करो वो करो, इसमें सिर्फ आपको खुद को बोलना है। तो ऐसे भी कुछ भी नहीं बोलना है, कॉन्फिडेंटली सोच के बोलना है, समझ के बोलना है कि हाँ जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। और सबॉर्डिनेट को है वो कुछ नहीं बोलेंगे, वो सिर्फ एक मूर्ति की तरह खड़े रहेंगे, जैसा आप बोलोगे वैसा वो करेंगे। तो ध्यान रखना है कि आप ऑर्डर अच्छे से दो, और आने से पहले उनकी ब्रीफिंग अच्छे से करो कि जेंटलमैन आई एम योर कमांडर एंड वी हैव गिवन ऑब्स्टिकल एंड वी हैव टू कंप्लीट इट विद इन 10 minutes ऑफ टाइम, वी हैव दिस हेल्पिंग मटेरियल एंड वी हैव टू क्रॉस दिस ऑब्स्टिकल लाइक दिस। तो ये आपको अच्छे से ब्रीफिंग करनी है, तो आपको कॉन्फिडेंस शो करेगा, आप कैसे मैनेज कर पाते हैं अपने बंदों को वो शो करेगा। तो ये सबसे पहली बेसिक चीज हो गई। बाकी जो ऑब्स्टिकल वो सेम सेम उस तरह के होंगे एचजीटी या पीजीटी के अंदर जो है, बस वो आपको अकेले सॉल्व करना है, ये मैटर करता है इसके अंदर। ओके। तो नॉर्मल जो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, कमांड टास्क, फाइनल ग्रुप टास्क, इन सब की मतलब अप्रोच कुल मिला के बहुत हद तक सिमिलर ही रहती है, ठीक है? तो आपको बस क्या करना है, ऑब्स्टेकल आपके सामने होगा, आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना है, दिमाग चलाना है, कहाँ पे फट्टा रखना है, कहाँ बल्ली घुसेगी, कहाँ रस्सी बंधेगी। उस सारी चीज के बाद आपको अपना ऑब्स्टेकल सॉल्व करना है और आगे बढ़ जाना है, और ग्रुप को साथ लेके चलना है। कुल मिला के इतना है, ठीक है? तो अब तक तो आई ग्रुप के साथ टास्क करने की बारी, पर स्नेक रेस में ही होता है, ग्रुप को जुड़े रहना होता है एक कॉमन चीज से, वो होती है आपका स्नेक। तो जीओआर के बारे में क्या है राजवर्धन, आपकी राय? हाँ, जीओआर जो होता है एएफएसबी के अंदर तो होता नहीं, एयरफोर्स बोर्ड के अंदर नहीं होता है, सिर्फ आर्मी और नेवी बोर्ड के अंदर होता है। इसके अंदर क्या होता है, आपको 4 ऑब्स्टिकल्स दिए होते हैं, और इसके अंदर आपको रूल बताया जाता है कि आपको रेड को टच नहीं करना है। और ये आपके पास एक रस्सी होगी या स्नेक होगा, उसको स्नेक रेस भी कहते हैं। तो उसको आपको हर एक को एट ए टाइम पकड़ते हुए चलना है उसको, अगर ऐसे छोड़ना नहीं है, अगर छोड़ोगे तो आपको उसमें वो देखेंगे आपने रूल्स ब्रेक करे तो आपको उल्टी गिनती करने को बोलेगा 5 4 3 2, वहीं रोक देगा। तो यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट होगा। अब जीआर के अंदर की सबसे बड़ी जो गलती लोग करते हैं वो देखते हैं कि आपने को रेस जीतनी है। रेस जीतने से कुछ मैटर नहीं करता, 0%। रेस जीतना कोई मैटर नहीं करता। वहां पे आपका ये देखते हैं कि आप हेल्पिंग कितने हो। आप स्ट्रेस आता है जब आपको सबसे पहले बोलते हैं कि आप एक वॉर कराए अपना करो, सब लोग कोई बोलते हैं भारत माता की जय, कोई बोलता है वंदे मातरम, कोई बोलता है मुश्किल वक्त कमांडो सर। हाँ मुश्किल वक्त कमांडो सर। तो इसमें क्या होता है जब आपका एड्रेनलिन रश होता है आपके अंदर, हार्मोन सब जाग जाते हैं एकदम, अब तो भाई जीतनी है, रेस जीतनी है। वो जगने दो, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना कि रूल्स ब्रेक मत करो। और ज्यादा होता है ना जो लोग टेम्पर खो देते हैं और वहां पे लोगों भी चिल्लाते हैं कि साले ये क्या कर रहा है, छोड़ यहाँ से। एड्रेनलिन रश जाता है। हाँ वहां से कूद ये करो, और गाली देने लग जाते हैं वहां पे। तो ये नहीं करना है आपने, वो सब नोटिस कर रहे होते हैं। यहाँ पे जीतना बिल्कुल मैटर नहीं करता। यहाँ पे ये देखना है आप कितना हेल्प कर रहे हो बंदों को। मान लो किसी के लग गई तो उसका वापस उठा के कैसे लेके जा रहे हो, उसको ऊपर चढ़ा रहे हो, तो ये दिख रहा है कि हाँ ये बंदा लास्ट में जाकर किसी की मदद कर रहा है। भले ही आप रेस हार रहे हो लेकिन आपके एक्स्ट्रा पॉइंट्स वहाँ पे नोट हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, आप जो रेस और हार के रिकमेंड जीत जाओगे। हाँ रेस हार के रेकमेंड होंगे, पक्का होंगे। रेस हारने वाले हाँ। ज्यादातर रेकमेंड होते हैं मेरे हिसाब से। हाँ, बात तो खैर सही गई। तो चलो, हम्म। जियो आर के लिए तो ये सबका साथ सबका विकास, ठीक है, सीधी सीधी। हम्म, सीधी बात। हाँ। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स के लिए क्या चीज होनी चाहिए? स्टेमिना तो है ही, और क्या कुछ ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी या कुछ दिमाग दिमाग का भी लफड़ा होता है ईओ में? हाँ आयो के अंदर दिमाग का बहुत बड़ा लफड़ा है इसके अंदर भी। इसके अंदर आपको सबसे पहले वो बताएंगे कि ये 1 नंबर ऑब्स्टिकल है, 2 3 4। तो जब आपको बता रहा है तो आपको भी बोलेगा बाद में 30 सेकंड का टाइम देगा, जब आप अपना जो पाथ है वो चूज कर लो कि आप यहाँ यहाँ से जाओगे। उसके अंदर सबसे बड़ी चीज होती है पाथ को आपको डिसाइड करना है कि कौन सा सबसे शॉर्टेस्ट और सबसे इजीएस्ट पाथ होगा और सबसे फास्टेस्ट होगा।
आपको 3 मिनट का टाइम दिया होगा, आपको सारे ऑब्स्टेकल क्रॉस करने विदाउट एनी रूल ब्रेक किए। रूल क्या है, आपको रेड टच नहीं करना है, बस यही एक रूल है। और इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले आप देख लो, ऐसा पाथ चूज करो जिसके अंदर आप मैक्सिमम पॉइंट स्कोर कर सको। और कभी भी आपको उल्टा टर्न नहीं लेना पड़े। अगर आप कहीं पे भी उल्टा टर्न ले रहे हो, मतलब आप वो शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है, वहां पे ऐसा वो दे रखा होगा कि जैसे आप 10 नंबर से कूदे और आपको सीधे सीधे जाना है तो आपको 9 नंबर मिले, ऐसा। हो सके सबसे पहले आप बड़े बड़े पॉइंट्स, अगर आपके अंदर स्टेमिना कम है तो आप सबसे हो सके आप बड़े बड़े ऑब्स्टिकल ट्राई करने की कोशिश करो, क्योंकि मान लो आपके 3 मिनट खत्म हो जाते हैं और आपको सारे नहीं कर पाते हो। जिनका स्टेमिना अच्छा है तो वो पूरा करने के बाद फिर से रिपीट कर सकते हो आप। और रिपीट कौन से करने हैं, जो हाई पॉइंट्स वाले हैं वो रिपीट करने हैं विदाउट एनी रूल ब्रेक किए, ये है। और अगर आप रूल ब्रेक करते हो, मान लो गलती से हो भी गए, होता भी है क्योंकि बहुत ज्यादा वहाँ पे स्ट्रेस होता है और अपने बॉडी मतलब पसीना हो जाता है तो ज्यादा जोश आ जाता है, तो लोग भूल जाते हैं कि मैंने रूल ब्रेक कर दिए। रूल ब्रेक कर दिए कोई दिक्कत नहीं है, फिर से उसको रिपीट करो। तो ये जीटीओ नोटिस करेगा कि हाँ इसके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि कोर क्वालिटी है। ऑयल कीज होते हैं 15 ऑयल कीज, उसके अंदर एक एसओआर भी होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो आपके अंदर वो दिखाना चाहिए कि रूल्स ब्रेक करने के बाद फिर से रिपीट किया, तो ये आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएगा। यही है मेन चीज, बस। ओके, मतलब आप पहले अपना पाथ डिसाइड करो, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी शो करेगा। फिर अगर आपने कोई रूल ब्रेक किया है तो आप रिपीट करो टास्क, वो आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करेगा। और अगर स्टेमिना आपका अच्छा नहीं है तो बड़े बड़े टास्क करो जो हाई वेटेज के, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो, फिर अब जीटीओ के फिजिकल टास्क भी हो गए, तो अब तक हमने स्क्रीनिंग टेस्ट देख लिए, साइट टेस्ट देख लिया, जीटीओ भी पूरा हो चुका है, ठीक है। ये कौन लिख रहा है, स्टेमिना बढ़ाने के लिए शिलाजीत खा सकते, अबे भाई। आगे कौन है? बढ़ते हैं पर्सनल। ये पता नहीं भाई कौन। वही होंगे, भोपाल वाले होंगे, नाम चेंज करके आए ये। पता नहीं भाई। ओके, पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू के बारे में चलो अब बात करते हैं कि पर्सनल इंटरव्यू का क्या सीन होता है। तो देखिए, पर्सनल इंटरव्यू जैसा कि मैंने आपको बताया, परसों मैंने क्लास ली थी, कल ली थी यहाँ। पीआईक्यू फॉर्म से 90 80 90% होगा। तो पीआईक्यू फॉर्म तो पूरा डिटेल में रख लो अपना, बाकी आपको राजवर्धन बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो इंटरव्यू जो होता है बेसिकली एक एक घंटे का, या कभी कभी 1.5 घंटा भी चल जाता है, या कभी कभी आधा घंटा भी चलता है। तो उसके अंदर क्या होता है, जितना आपने पीआईक्यू के अंदर लिखा है मेनली उसी के अंदर से आपको पूछेगा वो। और फिर साथ में आपके जो सर्टिफिकेट्स होंगे, मान लो आप एनसीसी ज्वाइन करी तो आपने एनसीसी का सर्टिफिकेट शो करा, नेशनल खेले हो, स्टेट खेले हो, डिस्ट्रिक्ट खेले हो, क्लस्टर खेले हो, वहाँ के सर्टिफिकेट्स करेगा, तो वो आपको उसी पे क्वेश्चन पूछेगा, वो एक्स्ट्रा नहीं पूछेगा। अब आप वो क्या क्वेश्चन पूछेगा वो भी आप डिसाइड करते हो। आपने ऐसे उसको दिखा दिया कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है, आपके हॉबीज इंटरेस्ट आपने लिख दिया, आई वांट टू डू कोडिंग। अब कोडिंग के बारे में कुछ आता नहीं, लिख दिया कोडिंग। वो पूछेगा, क्वेश्चन आएगा नहीं, तो फिर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अब वही हॉबी इंटरेस्ट बताओ जिसके अंदर आपको नॉलेज हो। जैसे मैंने हॉबीज इंटरेस्ट लिखा था, आई लव टू रीड नॉवेल्स। तो उसने पूछा कितनी नॉवेल्स पढ़ रखी, मैंने बताया सर कम से कम 90 या 100 नॉवेल्स पढ़ रखी मैंने। बोले इतनी सारी नॉवेल्स पढ़ी, उसमें फेवरेट कौन सी है, मैंने बताया सर शर्लॉक होम्स है। तो बोले उसकी उसके ऑथर का नाम बताओ, उसके चारों जो चार सबसे फेमस बुक्स है उसके नाम बताओ। तो मैंने चारों के नाम बताया, ऑथर का नाम बताया, उसका टाइम पीरियड बताया कौन से टाइम में उसने लिखी थी। फिर उसने बोला मुझे फेवरेट कौन सी है, तो फेवरेट मैंने बताया सर हाउंड ऑफ बास्करविली जो है वो मेरी फेवरेट है। तो उसने बोला ओके डिस्क्राइब दिस हाउंड ऑफ बास्करविली इन 20 सेकंड्स। अब उस 20 सेकंड्स के अंदर मुझे वो पूरी 120 पेजेस की कहानी उसको एक 20 सेकंड के अंदर बतानी है, तो उसके अंदर कैसे क्लिप करके बताना है। तो वो उसके अंदर बहुत काफी इंप्रेस होता है वो कि हाँ यू डिड वेरी वेल, ऐसे उसने मुंह से बोला यू डिड वेरी वेल। तो ये दिखना है। आप वो आप क्वेश्चन क्या पूछेगा वो भी आप पे डिपेंड करता है, आप उसको क्या लिख रहे हो पीआई के अंदर। पीआई क्यू आपको बहुत अच्छा, सोच समझ के भरना है। हम्म। मतलब आपके कहने का सीधा मतलब ये है कि इंटरव्यू में जो सवाल होते हैं वो भी हमारे ही होते हैं और जवाब भी हमारे ही होते हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है, तो ऐसा मतलब कुछ चीज लिखो लिखो मत जिसका आपको नॉलेज ना हो, नॉलेज हो उसी के बारे में लिखो। अच्छा अच्छा, समझ गया। ठीक है, हम्म। तो और कोई ऐसी टिप, मान लो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछते हैं और आपको नहीं आता तब। हाँ नहीं आता तो बोल दो, ऐसे नहीं बोले सर आई डोंट नो। आई डोंट नो मतलब ये बहुत लेम एक्सक्यूज हो गया सर, आप बोल दो आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट एंड आई कैन टेल यू इन कॉन्फिडेंस, है तो ये बोल दो। या फिर बोल दो आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, आई विल मेंड इट लेटर ऑन। तो ये एक अच्छा राइट राइट। वर्ड बोलने का भी तरीका होता है, ऐसे नहीं आई डोंट नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ये नहीं होता सर, आई एम हाँ, नॉट मतलब अवेयर एक अबाउट इट। म्यूंडन वे में बोल दिया, नहीं आता नहीं आता। हाँ नहीं आता, ये नहीं होना चाहिए, आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, तो एक अच्छा वे होता है, हाँ इसको नहीं पता है कोई नहीं, आगे कर देगा ये। आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। ठीक है। तो हाँ लेकिन आई विल यही चीज मैंने डेफिनेटली। कल क्लास में बताई थी कि अगर आप ये चीज बोलते हो तो कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार कर लो वो क्वेश्चन, क्योंकि आपसे बहुत हद तक 95% पूछा जाने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। तो ये हो गया हमारे करंट अफेयर्स वाले सेक्शन का कि ठीक है चलो, पीआईक्यू फॉर्म भी हो गया एनालाइज।
ठीक है, कई बार होता है कोई एकदम अलग सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे कल मैंने क्लास में बताया कि डू हैव अ गर्लफ्रेंड या व्हाई डोंट यू हैव अ गर्लफ्रेंड, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करे बंदा, जहां पे वो आ जाता है ना दिल और दिमाग वाली लड़ाई, तो उसको कैसे हाँ टैकल हाँ, करें। बिल्कुल। तो जैसे वो बोलते बोलते ना सार्कास्टिक क्वेश्चन पूछता है उसके अंदर, तो जैसे उसका जवाब आपको सार्कास्टिक वे में देना पड़ता है, इसका दिखाता है आपको कि अपना सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है। तो उसके अंदर मेरे को उसने पूछा था कि डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड, तो मैंने बोला सर नो सर। बोले वाई, बोले मैंने बोला सर डू यू थिंक आई वुड हैव अ गर्लफ्रेंड, आई वाज इन हॉस्टल फॉर 2 years। तो भी हंसता है, हाँ सही बात है सही बात है, ऐसी बात। तो उसको एक अलग तरीके से आंसर दो सार्कास्टिक हो, ताकि वो भी हंसे और एक अच्छा मूड बने, ताकि दिखे हाँ ये फ्रेंडली भी है, इतने टेंस सिचुएशन के अंदर भी ये मतलब कम से कम अच्छे से बोल तो पा रहा है, मतलब बिना झिझक करे ऐसा। हाँ राइट, इस टाइप का मैंने भी एक क्वेश्चन कहीं पढ़ा था जब मैं अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा था, कि इंटरव्यूअर ने बंदे से पूछा कि व्हाट इफ योर मदर वाज अ हो। तो बंदे ने जवाब दिया कि मतलब जिनको समझ आ गया होगा क्वेश्चन, हो का आप सभी मतलब जानते होंगे आई होप। तो बंदे ने जवाब दिया, सर इन दैट केस हर ओनली कस्टमर वुड हैव बीन माय फादर। तो हाँ दैट बिल्कुल वाज अ बिल्कुल। ग्रेट ग्रेट वे टू आंसर। ठीक है, मतलब एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल नहीं, तो बहुत बंदे होते हैं इस क्वेश्चन पे भड़क सकते हैं, इमोशनली ले सकते हैं क्वेश्चन को। बट अगर आप क्वेश्चन हाँ को डिप्लोमेटिकली टैकल कर रहे हैं, तो यू आर डेफिनेटली गुड टू गो, यू विल गेट थ्रू द इंटरव्यू। वही तो, राइट। वरना पता पड़ा उसको इंटरव्यू को पकड़ दिया, सर ऐसे कैसे बोल दिया सर, मेरी मम्मी के बारे में ऐसे कैसे बोल दिया। ये बोल कैसे दिया सर, माँ पे नहीं जाना, माँ पे नहीं जाना। वहां पे नहीं जाना सर। राइट राइट। तो ये सारा एक बार शॉर्ट में रिकैप करते हैं, फिर आगे वर्धन आपकी क्वेरीज को क्लियर करेंगे। या फिर यहाँ तक मैंने आप सभी को समझा दिया था, हाँ साइक तक जीटीओ के एब्स्ट्रैक्ट टास्क भी हो गए थे, कि जीडी जो है उसको कॉन्फिडेंस से टैकल करना है। अगर नहीं आता है जीडी में कुछ भी, तो कोई बात नहीं, सामने वाले के पॉइंट सुनो, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करो, अपना कॉमन सेंस लगा लो, थोड़ा बहुत तो लगा ही सकते हो यार, फिर उस पॉइंट को बोल दो। जीपी में प्रायोरिटी दो सारी प्रॉब्लम्स को, फिर उसी प्रायोरिटी के ऑर्डर में सॉल्व करो, और जो एम है उसे नहीं भूलना है, एम को कंप्लीट करना है। लेक्चरेट के टाइम पे अपना लेक्चरेट हो सके तो वही जो मैंने आपको क्लास में बताया था, कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है जनरली, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। तीनों का ध्यान रखो, अपनी जो पोजीशन है उसको मेंटेन रखो अच्छी तरह, आप लगने चाहिए ऑफिसर हो। ठीक है, एसएसबी में जाओ ना तो ये सोच के मत जाओ आप ऑफिसर बनने जा रहे हो, ये सोच के जाओ आप ऑलरेडी ऑफिसर हो। शो करो अपने एबिलिटीज, कैपेबिलिटी, बिहेवियर से कि आप ऑफिसर हो। ठीक है। आगे आते हैं जीटीओ फिजिकल टास्क, इसमें थोड़ा सा दिमाग चाहिए और बिल्कुल जरा सा स्टेमिना, यानी 80-20 का गेम है, 80% मेंटल स्टेमिना, 20% फिजिकल एंड्योरेंस। तो कमांड टास्क में और पीजीटी में और एचजीटी में और एफजीटी में आपको एक सिंपल सी सेंस लगानी है कि आपको रूल्स ब्रेक नहीं करने, सबका साथ सबका विकास लेके चलना है, और जो ऑब्स्टिकल है उनको पार करते जाइए, और बस आपका काम हो गया। आपको जीओआर में सबको साथ लेके चलना है, कोई सबकी सपोर्ट करनी है, और जीओआर में जीतना जरूरी नहीं है। ठीक है, जीतना है तो रिकमेंडेशन जीतियो, जीओआर नहीं। जो कि हर्षवर्धन का डायलॉग है, सॉरी राज्यवर्धन का। आगे आते हैं हमारे इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल पे। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी सबसे ज्यादा मैटर करती है, कि आप किस टास्क को पहले कर रहे हैं, किसको बाद में। ठीक है, तो ये जरूरी चीज है। पर्सनल इंटरव्यू में सिंपल सा आता है, जैसा मैंने कल क्लास में बताया था, पीआईक्यू फॉर्म तो रट लो, चाट लो, कुछ भी करो, लेकिन वो तुम्हें एक एक सवाल आना चाहिए जो आपके पीआईक्यू फॉर्म से उठा के पूछ लिया जाए। ठीक है, और अपना पीआईक्यू फॉर्म आप सभी भरना और मेरे को भेजना, मैं भी एक बार एनालाइज करूंगा, फिर मैं हो सकेगा तो एक आपके लिए पर्सनल इंटरव्यू के क्वेश्चन स्पेसिफिकली आपके लिए बनाऊंगा, आपका पीआईक्यू फॉर्म देख के। तो भेज देना जिनको ये चीज चाहिए। ठीक है, और पर्सनल इंटरव्यू में अगर आपको कोई चीज ऐसा क्वेश्चन है करंट अफेयर का जो नहीं आता, तो बोल दो सर आई डोंट नो राइट नाउ बट आई डेफिनेटली विल लेट यू नो। ठीक है, और उसका तैयार कर लीजिए कॉन्फ्रेंस के लिए, भले ही आप अपने जो एसएसबी में आपका ई क्लासरूम होगा वहां जाके सर्च कर लीजिए, या दोस्तों से पता कीजिए, पर उसको डेफिनेटली पता कर लीजिए, क्योंकि कॉन्फ्रेंस में बहुत हाई चांस है वो पूछा जाएगा। तो ये सारी चीजें थी, अब तक सारे टास्क आपको पता चल गए, कैसे क्या टास्क होता है, किस तरह टैकल करना है, और राज्यवर्धन ने बहुत ही डिप्लोमेटिकली और बहुत एफिशिएंट वे में अब तक सारे आंसर किए हैं जितने भी एसएसबी से रिलेटेड थे। तो अब बारी आती है आप सभी की क्वेरीज की। एसएसबी से भी रिलेटेड होंगी, अभी एनडीए का रिटर्न एग्जाम आ रहा है उससे भी रिलेटेड होंगी। तो राज्यवर्धन, वुड यू लाइक टू आंसर ऑल द क्वेरीज? यस यस श्योर श्योर। हाँ, तो सभी लोग एक एक करके अपना माइक अनम्यूट कीजिए, और अपना क्वेश्चन या तो आप टाइप कर दीजिए, अगर आप है नहीं तो आशुतोष प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, रेज योर हैंड। हाँ हाँ। हेलो। हेलो हेलो। हेलो। यस आशुतोष, आस्क योर क्वेश्चन। हाँ, मुझे ये पूछना था कि मैं जैसे अभी पास आउट हूँ और रिटर्न की तैयारी कर रहा हूँ एनडीए की।
और साथ में मैंने जेई के लिए ड्रॉप भी ले रखा है। तो जैसे मैंने अभी रिटर्न की तैयारी कर ली, तो मुझे इंटरव्यू के लिए कैसे उसको टैकल करना चाहिए जेई के साथ? मतलब रिटर्न के लिए या इंटरव्यू के लिए, किसके लिए बोल रहा है? इंटरव्यू के लिए, क्योंकि जैसे रिटर्न तो अब लगभग मुझे कॉन्फिडेंस है कि मेरा क्लियर हो जाएगा। अच्छा अच्छा। इंटरव्यू कैसे मैं कोप अप करूंगा, क्योंकि अब मैंने अभी जेई की 1 महीने की कोचिंग अभी छोड़ दी थी, फिर मुझे कोचिंग ज्वाइन करना पड़ेगा रिटर्न देने के बाद। अच्छा। तो साथ में कोचिंग के साथ मैं इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर हो सकता हूँ? हाँ, एक इंटरव्यू ऐसा है जो मतलब ज्यादा मतलब टाइम मांगता नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे दिन प्रिपेयर करो। जेई तो क्या है, मतलब एग्जाम है तो उसके अंदर प्रिपरेशन बहुत अच्छी चाहिए। तो इंटरव्यू क्या कर सकता है कि वो डेली प्रैक्टिस कर सकता है ना। जैसे अगर वेट है, एसआरटी, इनके सेट होते बहुत सारे। वो ये ईशान सर के पास होंगे, वो भेज भी देंगे तुमको ग्रुप पे। इसमें मतलब मान लो मेरे वेट है तो आप डेफिनेटली आई क्या। विल, हाँ तो डेफिनेटली आई वो जैसे, विल। यस यस यस। तो उसको क्या, तू डेली मान लो एक दिन वेट प्रैक्टिस कर लिया 60 वर्ड्स का, पूरा टाइम लगा के देख। उसको स्लाइड शो में होगा, उस टाइम लगाने की भी जरूरत नहीं, अपने आप वो 15 वर्ड्स के बाद वर्ड चेंज हो जाएगा। तो उसको प्रैक्टिस कर, 2-3 बार कर, 4 बार कर, 5 बार कर, क्योंकि वेट जो है हर बार नया ही लगेगा, क्योंकि ऐसा है, वो वेट ऐसी चीज है। उसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेगा तो वो ज्यादा टाइम नहीं मांगता। वेट के तो 15 15 × 60 कर दे, थोड़ा 15-20 मिनट का ये वेट होता है। उसको फटाफट हो जाएगा। मान लो एक दिन वेट कर लिया, कभी एसआरटी कर लिया, कभी टेट कर लिया, या एसडी जो है अच्छे से लिख दिया, उसको मतलब दिखा दिया सर को, और मतलब और थोड़ा मॉडिफाई करना, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये हो गया। और इंटरव्यू ये पूरा इंटरव्यू मतलब अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर, जो तू बोलेगा वही उसके ऊपर आंसर और क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सोच समझ के बोलना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है उसको बस, और तो ज्यादा कुछ नहीं है। कीप ऑन अटेंडिंग माय क्लासेस, मैं ओके, थैंक डेफिनेटली यू। आपको रिकमेंडेड कैंडिडेट्स को लाता रहूंगा। और मैं भी बढ़िया क्लास लेता हूँ यार, इतनी बुरी नहीं है। अरे सर खुद रेकमेंड नहीं करो आप। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और कोई क्वेरी, क्योंकि अभी काफी लोग पूछ रहे थे यार चैट्स में। तो अभी आप क्वेरी क्लियर कर लीजिए, जो भी है, छोटी बड़ी, आगे पीछे, ऊपर नीचे, अभी। क्या नाम है, जोशी जोशी, जोशी #1 हाँ, है व्हाट, क्या जो क्लास भी में? क्वेश्चन है आप पूछिए, आप शर्माइए मत, ओपनली क्वेश्चन पूछिए। पूछो भाई। स्क्रीनिंग एंड ऑल टेस्ट इन ब्रीफ। सर, आपको अभी पूरी क्लास में एक्सप्लेन किया गया क्या स्क्रीनिंग टेस्ट है, कैसे क्या। और इसके लिए आपको कल यूट्यूब पे 8 बजे वीडियो मिल जाएगी पूरी की पूरी, तो आप देख सकते हैं मैथ्स कैसे अच्छी करें। सर, मैथ्स का तो बहुत सिंपल सा सीन है, प्रैक्टिस कीजिए, और कोई वे नहीं है। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई लॉन्ग कट नहीं, कुछ नहीं, सिंपल प्रैक्टिस कीजिए और आपकी मैथ्स इंप्रूव हो जाएगी, और कुछ नहीं है मैथ्स। ठीक है। हम्म। और किसी का कोई क्वेश्चन? देखिए, क्वेश्चन पूछ लीजिए, और फिर बाद में। राजवर्धन, अब बार बार तो आएगा नहीं आपके क्वेश्चन के आंसर देने, तो हाँ अभी भाई, पूछ आ जाऊंगा लीजिए। जब आप बुलाओगे तब आ अरे, जाऊंगा। अरे, हाउ टू मैनेज, इसका आंसर आई थिंक आई कैन आंसर बेटर। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। हाँ, क्योंकि आई स्कोर्ड अराउंड 91.5% अलोंग विद एनडीए। ठीक है, अपियरिंग था मेरा। तो इसका आंसर तो मैं देता हूँ, सिंपल सा, कि 12th के साथ अगर बोर्ड्स मैंने एनडीए मैनेज करना है, तो पहले एनडीए पे फोकस करो और सितंबर वाला रिटर्न किसी हाल में पास कर लो। ठीक है। उसके बाद में आपका एसएसबी पड़ेगा अराउंड जनवरी में। ठीक है। तो आप अपना एसएसबी बढ़िया तरीके से दीजिए, और उसके बाद आपके पास 1.5 महीना होगा। और बोर्ड्स का तो नहीं, आप बिल्कुल फोकस नहीं करेंगे। जब 12th में होते हैं तो बंदा थोड़ा बहुत तो फोकस्ड रहता है। ठीक है। और जिनका अल्टीमेट गोल है उनकी बात नहीं कर रहा, जो बोर्ड को साथ में लेके चल रहे हैं, यानी बोर्ड की भी इंपॉर्टेंस है उनके दिमाग में। ठीक है। कुछ बंदे होते हैं कि मुझे सिर्फ एनडीए करना है, बोर्ड जाए भाड़ में। तो वो नहीं, आपके दिमाग में आपने क्वेश्चन पूछा, मतलब है थोड़ा बहुत कि मुझे बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स स्कोर करने। तो 1.5 महीना इज इनफ फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स इन, और गुड इनफैक्ट ग्रेट मार्क्स इन 12th बोर्ड्स। ठीक है। तो ये सिंपल सा है। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, राज्यवर्धन, आफ्पा में कितने दिन थे आप? तो बता दीजिए, 2 साल थे, और क्या सीन दो था वो साल भी बता दीजिए। दो हाँ। साल थे हम वहाँ पे। हाँ, कौन कुछ बोल रहा है क्या कोई? ठीक है। हाँ, तो मैं आपका के अंदर दो दो साल के लिए था वहाँ पे, 11th और 12th। हमारा फाउंडेशन कोर्स था। तो उसके अंदर क्या होता था, आपको 11 12 के साथ थोड़ी बहुत पढ़ाई, मेन वो नहीं था। मेन तो आपका रिटर्न की तैयारी होती थी पूरे 2 साल। आपको पूरा प्रॉपर स्टार्टिंग से लेके एंड तक का पूरा कोर्स कराया जाता था उसके अंदर। और डेली आपकी वही पीटी ड्रिल होती थी, जिसके अंदर एक पूरा एकेडमी का माहौल दे रखा था। हमारे सीनियर थे, वही रगड़ा देते थे। पूरा मतलब प्रॉपर एक एकेडमी जैसा माहौल था उसके अंदर।
और एनडी वाला 14 फील। डेज वाले जो, हाँ एनडी वाला पूरा फील था, उसके अंदर यूनिफॉर्म थी, आपके पास बैरे थी, आपका रैंक थी, मतलब स्क्वाड्रन कैडेट कैप्टन, मतलब स्क्वाड्रन कैडेट एडजुटेंट, एकेडमी कैडेट कैप्टन, इसमें तो रैंक भी रखी ताकि एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे अंदर बच्चों के अंदर कि हाँ कुछ अच्छा करना है। तो ये था। और साथ में रिटर्न, सबसे मेन फोकस जो था वो रिटर्न पे था, और रिटर्न के साथ साथ फिर एसएसबी के अंदर जो है वो तो है ही है, क्योंकि 2 साल आप आपका के अंदर हो गया, एसएसबी तो आपका एक नंबर हो जाएगा। वहाँ पे मेन चीज जो स्ट्रगल होता था वो था रिटर्न क्लियर करने का। अब मेरा जैसे पहला रिटर्न क्लियर हुआ नहीं, अब मुझे रिटर्न ना क्लियर करते हुए भी एकेडमी के अंदर रहना है। सबसे बड़ा स्ट्रगल वो था भाई, लोगों को फेस करना है, क्यों नहीं हुआ 2 साल रह गए, क्यों नहीं हुआ। तो ये भी होना चाहिए, उसके लिए डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, अगले अटेम्प्ट के लिए फिर तैयारी चालू कर देनी चाहिए। ओके, तो कितना फी स्ट्रक्चर क्या है 2 साल के लिए आपका का? 2 साल का जैसे 5.5 to 6 lakhs ये था उसके अंदर। ओके, तो बाकी अभी ये एसएसबी कोर्स, की। अभी ये कोर्स बंद हो चुका है, अभी ये 2-3 साल बाद फिर चालू होगा, अलग अलग जगह चालू होगा, मतलब नागपुर से थोड़ा दूर है, वहाँ पे होगा। तो आपका बैच लास्ट बैच था इस कोर्स का, राइट? हाँ हमारा थर्ड था और लास्ट बैच था। ओ, मतलब लकी पर्सन हो। हाँ लकी। तो और कोई क्वेश्चन? ट्वेल्थ के सर मेरा परसेंटेज वाला। हेलो। एक मिनट प्रिंस, क्वेश्चन है, ट्वेल्थ के परसेंटेज वाला कोई क्राइटेरिया एग्जिस्ट करता है? सर आपको पास होना चाहिए, और कुछ था क्या वर्धन, ऐसा कोई क्राइटेरिया? नहीं हाँ यही है सर। बस, आपको पास होना जरूरी है। 60% का मिनिमम लाओ, मतलब ऐसा क्राइटेरिया तो नहीं है, लेकिन 60% लाओ। 60% तो हाँ मिनिमम वो आपको शायद, टीएस के अंदर भी चाहिए। हाँ टीएस में चाहिए ना, वही एंट्री के लिए आपको अगर जाना है तो फिर आपको 60% तो मिनिमम होना ही चाहिए, राइट? वही तो, और अगर आपको नेवी टेक के लिए जाना है तो नेवी टेक के अंदर 70 चाहिए, तो आप समझ के लो 70 तो आना ही चाहिए। ओके सर, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू गेन कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग लाइक यू? कॉन्फिडेंस तो देखो, ऐसा जितना आप बोलोगे, शर्माओगे तो वो होगा नहीं, जितना आप बोलोगे आपका कॉन्फिडेंस उतना गेन अच्छा होता जाएगा। लेकिन अगर- नहीं, एक्चुअली यू हैव अ ग्रेट वॉइस, लाइक मैं भी भाई तेरी आवाज का तो यार फैन हूँ। तेरी क्या? आवाज जिंदगी में जब शुरू होती है तो आदमी चुप हो जाता है कि अरे भाई साहब, अमिताभ बच्चन का भी बाप है। ठीक है, तो यार एक तो तेरे को अपर एज है, लेकिन फिर कॉन्फिडेंस का क्या सीन रखे? फ्लुएंसी तो मैंने एक वीडियो भी डाली है कि इंग्लिश फ्लुएंट कैसे करें, तो वो आप जरूर देख लीजिएगा एक बार। हाँ, हाँ यही यही हाँ। तो मैं कह रहा था, जिंदगी की आवाज बहुत बढ़िया है। इसको बहुत अपर एज रहता है आवाज का, इसने खुद बताया भी था अफवाह में। तो ये ऐसी आवाज होने से क्या फायदा होता है कि आपको जब कमांड देते हो आप, मतलब कभी भी आप लीड करोगे अपनी यूनिट यूनिट को, जैसे आपका के अंदर मैं अपनी स्क्वाड्रन को लीड करता था वहाँ पे, तो वहाँ पे मेरी आवाज अच्छी थी तो कमांड देता था, कमांड देता सब लोग सुनते थे, पूरी एकेडमी के अंदर आवाज गूंजती थी। तो ये तो फर्क पड़ता ही है, और जीपी जीडी के अंदर भी लोग चुप हो जाते हैं एक बार आप बोलते हो तो, हाँ भाई कोई तो बोल रहा है ऐसा। तो ये तो आवाज अगर और ना भी अच्छी हो तो हम्म, आप कॉन्फिडेंटली बोलो, और ऐसा बोलो कि लोग सुने, मतलब एक वे होना चाहिए बोलने का, जैसे हाउ टू गेन कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग। ब्लैबर करोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। ब्लैबर कर रहे हो तो बस आप रह ही हाँ जाओगे हाँ, ज्यादातर वही लोग अटकते हैं जिनको मतलब कॉन्फिडेंस लो होता है, वो मेन कॉन्फिडेंस लो होने की बात ये है कि आप कभी पार्टिसिपेट नहीं करते हो आगे आके, आप शर्माते हो कि नहीं यार लोग क्या सोचेंगे, अबे लोग सोचेंगे सोचेंगे घंटा सोचेंगे, तू आगे जा, जो बोलना है बोल, समझा। लोग हंसेंगे हाँ, तो हंसेंगे, मतलब क्या क्या फर्क पड़ता है, एक दिन हंसेंगे तो कल भूल भी जाएंगे, ऐसा है। और ऐसा अपना नहीं मेरी काम स्टार्टिंग से बनता मैं कॉन्फिडेंस ऐसे, हाँ ऐसा है। स्कूल में हो तो आप भाई, डिबेट पार्टिसिपेट कर दो, किसी भी चीज में पार्टिसिपेट करो ऐसा। बूस्ट करता है। और जिनको इंग्लिश इंप्रूव करनी, भाई मैंने वीडियो डाली और सही में भाई सारी टिप्स दी हैं जो बंदे फॉलो करते हैं और इम्प्रूव भी करते हैं। इंग्लिश मैंने खुद की थी, इतनी बढ़िया इंग्लिश हाँ मेरी हाँ। भी नहीं थी तो एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा उसे। हाँ, और कोई क्वेश्चन है सर? जैसे जो वो जो सर लोग राष्ट्र मिलिट्री स्कूल के होते हैं या फिर सैनिक स्कूल के लिए होते हैं, तो उनको कोई बेनिफिट होता है इंटरव्यू में? बेनिफिट तो नहीं होता है, और मैं तो कहूंगा ज्यादा वो उनको, हाँ, उनके ऊपर हाँ, ज्यादा हालत एक्सपेक्ट किया खराब जाता है। है। हाँ, हाँ सैनिक वाले ज्यादा मुंह लटका के निकलते हैं इंटरव्यूअर के रूम से। हाँ, ऐसा क्या होता है, सैनिक स्कूल से अब अगर आए हो तो आप उससे ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे कि सैनिक स्कूल से तो कुछ अच्छा आता होगा इसको। अगर आप सैनिक स्कूल राइट। से जाने के बाद फिर आप वहाँ अगर हकते हो तो सोचते साले इसने 7 साल करा क्या सैनिक स्कूल के अंदर, 6 से लेकर 12 तक तो सैनिक स्कूल में था, फिर तू यहाँ पे जाके ये कर रहा है, फिर एक वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगर अच्छा कर रहे हो तो बहुत फायदा मिलता है कि हाँ सैनिक स्कूल गया तो कुछ सीखा है इसने। अगर सैनिक स्कूल से जाने के बाद अगर आप बेकार परफॉर्मेंस दोगे तो फिर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि 7 साल में तूने कुछ नहीं सीखा, मतलब बहुत ऐसा थोड़ा होता बहुत भी नहीं, बहुत है, क्योंकि तुम तैयार ही इसी चीज के लिए हो रहे थे। है। ये है। और किसी की कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि अब क्लास जल्दी खत्म हो जाएगी।
हाँ ये है vocab सर जो लोग वोकेबलरी ज्यादा कैसे अच्छी बोल करें? हेलो अच्छा वोकेबलरी। हाँ हाँ वोकेबलरी सर, सबसे भाई vocab मेन चीज। हाँ जी जी बोलिए। देखिए सबसे जो मेन चीज है अभी वोकेबलरी वोकेबलरी अच्छी करने के लिए ये है कि आपको मेन टू मेन नॉवेल्स पढ़ते जाओ या बुक्स रीड करो। बुक्स रीड करोगे नॉवल पढ़ोगे साथ में एक डिक्शनरी लेके बैठो। नहीं आ रहा है तो आप उसको बार बार देखो इसका मीनिंग क्या है वो लिखो। अगर आप 2-3 बार करते जाओगे ना आदत पड़ जाएगी एक और साल दो and साल के अंदर आपकी वोकेबलरी Rajvardhan, अच्छी हो जाएगी। Rajvardhan, I don't think ओके that सर, थैंक यू। having a vocabulary gives you an extra edge over others. अगर आपकी vocab नहीं है अच्छी तो आप सिंपल वर्ड का यूज कर लो, क्या जरूरत है चीज को कॉम्प्लेक्स करने की। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल लेकिन वोकेबलरी के आपको एनडीए के अंदर भी मदद करेगी। अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है तो आप उसको वो नॉवेल्स पढ़ के ठीक कर सकते हो और अगर कम टाइम है तो आप लूसेंट या कोई भी इंग्लिश की जो अच्छी बुक आती है उसकी वोकेबलरी आप पढ़ के देखो। अच्छा वो एग्जाम के अंदर इंप्रूव करेगा। ओके। और जो जैसे द हिंदू की वोकेबलरी आती है या बहुत से एप्स और यूट्यूब वीडियोस होती हैं तो वो हेल्पफुल होंगी। हाँ ये यूट्यूब वीडियो मैं तो ज़्यादा प्रीफर नहीं करूंगा। सबसे मेन चीज़ है आप खुद पढ़ो और उसको डेली लाइफ में बोलो फ्रेंड्स के साथ बोलो तो उससे अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। ओके ओके। हाँ हाँ एक और क्वेश्चन है सर, जो लोग ज्यादा बोलते हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है क्या? देखो ज़्यादा ज़्यादा राज बोलने से कोई प्रॉब्लम ज़्यादा तो नहीं होती है। मतलब ये हाँ ये बंदा है खुद जेडी के का अंदर बोल रहा है। हाँ वो ज़्यादा बोलो लेकिन अपने ग्रुप के साथ बोलो। ग्रुप जब आप रूम में हो तो पूछ सकते हो मैं कितना बोलता था वहाँ पे क्या मजे करते थे। क्लास के टाइम पे कंट्रोल में रखो भाई अपना एड्रेनलिन। हाँ अब जैसे आप जीडी दे रहे हो और अब जीडी में क्या होता है आपको क्रिस्प बोलना है वरना क्योंकि हर एक को मौका चाहिए बोलने का। अगर आप लंबा लंबा बोलते जा रहे हो ज्यादा बोल रहे हो तो वहाँ पे आपको कोई बात सुनेगा नहीं इफेक्टिव नहीं होगा और ये हो जाएगा आपका लेंदी वे में बोलना हो जाएगा। इसको कहते हैं वर्बोस। एक पर्टिकुलर वर्ड होता है वोकेबलरी का वर्बोस को कहते हैं। तो आपको वर्बोस लिख देगा जीटी हो गया ये तो वर्बोस ज्यादा बोलता है। तो आपको क्रिस्प बोलना है कम बोलना है लेकिन इफेक्टिव बोलना है ये अब देखो। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, आई ज्वाइन विद आरएसएस, कैन आई गेट द इंटरव्यूअर टू नो अबाउट दिस इन पीआईक्यू? देखिए अगर ना भाई आरएसएस में बिल्कुल आपने बिल्कुल किसी नहीं। बिल्कुल नहीं भाई क्योंकि रिलीजियस चीज को या कभी भी कम्युनिटी वाली चीज को आगे बोलना ही नहीं है। अगर है मन में रखो भाई फॉलो करते हो बिल्कुल फॉलो नहीं, करो लेकिन आप वहाँ पे नहीं बताना है। और राज्यवर्धन एक्चुअली अगर आरएसएस का कोई कैंप हुआ, जैसे कि कोई अगर अच्छा कैंप है, मेरे को तो इतनी नॉलेज नहीं है, मान लो ये अगर कोई हम्म। ब्लड डोनेशन कैंप या फूड डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का कोई कैंप रख रहे हैं तो उसे एक्टिविटी में लिख सकते हैं क्या हाँ कि बिल्कुल अरे ब्लड पार्टिसिपेटेड डोनेशन इन? कैंप तो मतलब बहुत बढ़िया चीज है लेकिन उसमें अगर ये बताओ कि हाँ सर आरएसएस का कैंप था ब्लड डोनेशन कैंप था मैं ब्लड देने गया था तो ये बढ़िया बात है। ले ऐसे नहीं कि टर्म्स मैं पे आरएसएस के आरएसएस जाके नहीं करते। ये हाँ रिलीजियस को मतलब दूसरे रिलीजन को दबा तो ये नहीं। आर्मी के अंदर रिलीजन को अलग कर रखा है आपको रिलीजन बीच में लाना ही नहीं है। अंदर है अपने मन में रखो लेकिन वहां पे मत दिखाओ ये है। हाँ हाँ समझ आया। ओके, जब आप